क्रूर बाघ कबीला। पूरे कबीले को लालटेनों और रंगीन बैनरों, उल्लासपूर्ण तुरहियों, गोंग और ड्रमों से सजाया गया था। यह दृश्य मनुष्यों की भव्य शादी से थोड़ा भी अलग नहीं था। बधाई हो, बधाई हो। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो यंग मास्टर। क्रूर बाघ कबीले के यंग मास्टर की शादी में आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बधाई हो, बधाई। कबीले के प्रवेश द्वार पर अन्य कबीलों के लोग लगातार अंदर जा रहे थे। उनका स्वागत करने के लिए वहां एक 3 आंख वाला बाघ खड़ा था। वसंत भी आज बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश। जिस क्षण से उसने पहली बार तेंदुआ लड़की को देखा था, उसी समय उसका दिल उस पर आ गया था। उसके शरीर में जंगलीपन और उसकी निर्दोष आकृति ने उसका दिल बेकाबू कर दिया था। हालांकि उसने कभी किसी दूसरी महिला डिमन के लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था जैसा उसके लिए महसूस किया था। वो वास्तव में तेंदुआ लड़की के शरीर और दिल दोनों को पाना चाहता था। इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अंत में उसने अपना धैर्य खो दिया। फिर वो लाल खाल की पोशाक पहने तेंदुआ लड़की के तंबू में चला गया। तेंदुआ लड़की के सिर पर एक फीनिक्स का मुकुट था। उसकी ठंडी आंखों को देखते हुए वो थोड़ा मुस्कुराया और कहा, छोटी जंगली बिल्ली, खुश रहो। आज हमारी शादी का दिन है। भले ही यह तुम्हारी मर्जी से ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। तेंदुआ लड़की ने खुद को दर्पण में देखा। यह वो शादी थी जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। यह वो आदमी था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो उससे नफरत करती थी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो मजबूर थी और अपने जंगली तेंदुआ कबीले के लिए चिंतित थी। जंगली तेंदुआ कबीला वो जगह थी जहां उसका जन्म और पालन पोषण हुआ था। कबीले में उसके बहुत सारे रिश्तेदार थे। अगर वो सभी उसकी वजह से मर गए तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उसके पिताजी तो हमेशा से चाहते थे कि वो वसंत से शादी करे। उसकी माँ अब यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे अपने पिता की थोड़ी मदद करनी थी। यही एकमात्र काम था जो वो कर सकती थी। कुछ ही दिनों में तेंदुआ लड़की अचानक बड़ी हो गई और परिपक्व हो गई। हालांकि उसके दिल की गहराई में उसे अभी भी थोड़ी उम्मीद थी कि एक राजकुमार होगा जो उसे उड़ाकर इस जगह से ले जाएगा। तेंदुआ लड़की को बात नहीं करते देख वसंत का लहजा ठंडा हो गया और उसने कहा, क्या तुम यह सोच रही हो कि तुम्हारा बड़ा भाई आर्यन तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाएगा? वैसे मैं भी वास्तव में उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। क्रूर बाघ कबीले के सभी योद्धा उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वो आता है तो यह मेरी शादी के लिए और भी रोमांचक होगा। फिर उसने तेंदुआ लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी जंगली बिल्ली, अगर उस इंसान ने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं उसको इतनी बुरी मौत मारूंगा कि उसकी लाश कुत्तों को भी नसीब नहीं होगी। वैसे अगर वो यहाँ आना चाहता तो वो यहाँ बहुत पहले ही आ चुका होता। चूंकि वो अभी तक नहीं आया है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ आएगा? हाँ हाँ हाँ, मनुष्य संसार में सबसे स्वार्थी और घृणित प्रजाति है। तेंदुआ लड़की का दिल ठंडा हो गया। हाँ, अगर आर्यन भाई आना चाहते तो वो बहुत पहले आ गए होते। वो अपने दिल में कड़वाहट से हंसी। उसी समय उसकी अभिव्यक्ति फिर से बदल गई और उसने कहा, बड़े भाई, आप यहाँ मत आना, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। हालांकि उसे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन यहाँ नहीं आएगा। क्रूर बाघ कबीला वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जो पूरी फ्लेम वैली का सबसे शक्तिशाली कबीला था। अगर वो पकड़ा जाता तो निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। तेंदुआ लड़की की अभिव्यक्ति को देखकर वसंत बहुत दुखी था। साथ ही वो बेहद नाराज था। उसके दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। जब यह गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो वो गहरी आवाज में चिल्लाया, उसे ठीक से कपड़े पहनाओ। शादी समारोह का लगभग समय आ गया है। इसके बाद वो तंबू से बाहर निकला और बाहर खड़े योद्धाओं से कहा, उस पर कड़ी नजर रखना। अगर कोई भी अनजान शख्स दिखे तो उसे तुरंत मार देना। फिर वो गुस्से में बड़बड़ाया, घटिया इंसान, तुम मुझसे मेरी लड़की छीनना चाहते हो। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा कराऊंगा। दूसरी तरफ क्रूर बाघ कबीले के प्रवेश द्वार पर आर्यन ने अपना भेष बदल हुआ था और दूर से उन लोगों का शिष्टाचार सीखते हुए कहा, बधाई बधाई बधाई।
तीन आंखों वाले बाघ ने उसकी ओर देखा और पूछा, निमंत्रण पत्र कहाँ है? आर्यन ने निमंत्रण पत्र निकाला और कहा, जब मैं यंग मास्टर की शादी की शराब पीने के लिए आया हूं तो मैं निमंत्रण पत्र कैसे लाना भूल सकता हूं। यह यंग मास्टर के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। बोलते बोलते उसने तैयार किए हुए उपहार निकाल लिए। आर्यन ने रास्ते में उन लोगों को मार डाला था जिनके यह उपहार थे और स्वाभाविक रूप से निमंत्रण पत्र भी छीन लिया था। तीन आंखों वाले बाघ ने उपहार देखे और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, स्वागत है। शादी शुरू होने वाली है। आर्यन भी विनम्रता से मुस्कुराया और जल्दी से कबीले में चला गया। उसने अपने मन में सोचा, पता नहीं स्नो व्हाइट की तैयारी कैसे चल रही है। मुझे आशा है कि सब कुछ सही जाएगा। आर्यन चोरी छिपकर क्रूर बाघ कबीले के तंबुओं के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि अंदर कम से कम 100 योद्धाओं की 3 कतारें एक के बाद एक थी। इसके अलावा उनकी शक्तियां कम नहीं थी। वो सभी युद्धात्मा स्तर के चरम पर थे और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो युद्धराज थे। इसके अलावा वो सभी क्रूर बाघ कबीले से थे जिनकी रक्षात्मक और आक्रामक शक्तियां दोनों ही खतरनाक होती थी। यही कारण था कि सिंह परिवार की सेना इन सभी वर्षों में यहाँ तैनात थी। इसके बाद आर्यन पीछे हट गया और धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरते हुए आसपास के इलाकों और प्रशिक्षित गार्डों को देखने लगा। तभी कबीले के प्रवेश द्वार पर हंगामा हुआ। हाँ, जंगली तेंदुआ कबीले के प्रमुख यहाँ हैं। 3 आंखों वाला बाघ मुस्कुराया और अपने एक गार्ड से कहा, जल्दी जाओ और यंग मास्टर को बुलाओ। जंगली तेंदुए कबीले का प्रमुख वसंत का ससुर था, तो उसे यहाँ उसका स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। डेविल तेंदुआ अपने दिल में बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी उसने मंद मंद मुस्कुराया। उसकी बगल में खड़े कुछ बुजुर्ग फूलों की तरह मुस्कुराए और सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर का व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत करना एक सम्मान की बात है। थोड़ी ही देर में वसंत वहां पहुंच गया और उसने डेविल तेंदुए के सामने झुकते हुए कहा, यह दामाद अपने ससुर का अभिवादन करता है। डेविल तेंदुए ने थोड़ा पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? वसंत हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, ससुर जी अभी आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। शादी शुरू होने वाली है, आप अपनी बेटी को तभी देख लेना। जाहिर है वसंत नहीं चाहता था कि डेविल तेंदुआ अपनी बेटी को देखे। उसे चिंता थी कि चीजें फिर से बदल जाएंगी। डेविल तेंदुए को गुस्सा आ गया। उसकी मुट्ठी गुप्त रूप से उसकी बाजू के नीचे चिपक गई क्योंकि उसे कुछ बुजुर्गों ने उग्र बाघ कबीले में अंदर खींच लिया था। वसंत ने उसकी पीठ देखी और हंसते हुए कहा, वास्तव में अगर तुम अपनी बेटी से मिलोगे तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कबीले को नष्ट कर दूंगा। 3 आंखों वाला बाघ हंस पड़ा। यंग मास्टर, आज आपकी शादी का दिन है, इस तरह के अशुभ शब्द ना कहें। दूसरी तरफ अंदर आर्यन को पहले से ही वो तंबू मिल गया था जहां तेंदुआ लड़की थी। यह जगह अपेक्षाकृत शांत थी और कोई भी वहां से नहीं गुजर रहा था। तभी उसे वहां देख एक सुरक्षा गार्ड ने कहा, तुम्हें इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, चुपचाप यहाँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन ने उसे एक घूंसा मारा और उसे नीचे गिरा दिया। वहां एक और गार्ड जिसने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, आर्यन ने उसे भी एक घूंसे से बेहोश कर दिया। फिर वो जल्दी से तंबू में घुस गया। संयोग से तेंदुआ लड़की के अलावा तंबू में कोई नहीं था। फीनिक्स का मुकुट और सुंदर वस्त्रों में वो एक राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तंबू में घुसने वाले आर्यन भी एक पल के लिए दंग रह गया। वो वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी और कहीं से भी कुछ दिन पहले वाली एक नटखट और जंगली लड़की नहीं लग रही थी। हालांकि उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे और उसकी अभिव्यक्ति कुछ ठंडी थी। तेंदुआ लड़की हैरान रह गई। जैसे ही उसने आर्यन को देखा फिर वो बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो चिंतित हो गई और बोली, आर्यन भाई, आप यहाँ क्यों आए? यह जगह बहुत खतरनाक है। अगर वसंत ने आपको देख लिया तो वो आपको मार देगा। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं नहीं। तेंदुआ लड़की ने अपना हाथ वापस लिया और पीछे हटते हुए कहा,
आर्यन भाई, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो वसंत हमारे पूरे जंगली तेंदुआ कबीले को खत्म कर देगा। मेरे पिता भी मर जाएंगे। मैं नहीं जा सकती। वो तुरंत जाना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उसे दूर ले जाने के लिए आर्यन के लिए तरस रही थी, लेकिन वो यह नहीं कर सकती थी। वो वसंत के व्यक्तित्व को अच्छे से जानती थी। अगर वो शादी के दौरान भाग गई तो इससे पागल होकर वो उसके पूरे कबीले को खत्म कर देगा। आर्यन का दिल कस गया। तेंदुआ लड़की के भाव को देखते हुए उसने कहा, मैं हर चीज संभाल लूंगा। तेंदुआ लड़की ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप एक इंसान हैं। अगर बाकी सभी कबीलों को यह पता चला तो फ्लेम वैली के पूरे कबीले मिलकर तेंदुआ कबीले को दबाने आएंगे। उस समय यह और भी बदतर हो जाएगा। आर्यन भाई, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलना मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात है। तेंदुआ लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर से उसके चेहरे पर वही शरारती और प्यारी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसकी आंखों से आंसू की दो धाराओं को बहते देख आर्यन के दिल को एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ, जैसे कि वो टूटने वाला था। पहली बार उसने इस तरह की भावना का अनुभव किया था। वो वास्तव में तेंदुआ लड़की के चेहरे के आंसू पोंछने में मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो तेंदुआ लड़की एक कदम पीछे हट गई। तभी अचानक तंबू के दरवाजे से कुछ ही दूर से पैरों की आवाज आई। तेंदुआ लड़की ने तुरंत कहा, आर्यन भाई, जल्दी भागो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे देखने के लिए आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तेंदुआ लड़की बड़े कदमों के साथ बाहर चली गई। शादी का समय हो गया है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तेंदुआ लड़की की कठोर आवाज आई। मुझे वेदी का नहीं पता, तुम मुझे वहाँ ले चलो। उसकी कठोर आवाज सुनकर गार्ड कांप गए। वो उनकी होने वाली युवा मैडम का अनादर करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जब उन्हें तंबू के बाहर दो गार्ड बेहोश मिले तो उन्हें संदेह हुआ कि तेंदुआ लड़की भाग गई है। लेकिन अब जब वो वहां मौजूद थी तो उनका पहला कर्तव्य उसकी बात मानना और उसे वेदी तक पहुंचना था। तेंदुआ लड़की ने पलटकर तंबू को देखा और अपने दिल में फुसफुसाया, आर्यन भाई, मुझे कुछ पलों की खुशी देने के लिए धन्यवाद। अगर संभव हो तो मैं वास्तव में चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बनो। इसके बाद बाघ का मुखौटा पहने सभी गार्ड तेंदुआ लड़की को लेकर वहां से वेदी की ओर चले गए। दूसरी तरफ तंबू में आर्यन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और उसका दिमाग उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत नाराज था और साथ ही अतुलनीय रूप से निराश भी था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आर्यन ने अपने आप से कहा। क्या तेंदुआ लड़की खुश है? क्या वो आदमी वास्तव में वही है जिससे उसे शादी करनी है? धिक्कार है। क्या मैं यहाँ दुल्हन का अपहरण करने आया हूँ? नहीं, वो खुश नहीं है। वो उस घटिया बाघ को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जल्द ही आर्यन ने खुद जवाब दिया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, उसकी नजरें काली हो गईं और कहा, मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ तो मुझे उसे यहाँ से ले जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा उसी तरह हंसती और मुस्कुराती रहे। फिर वो तंबू से बाहर निकला और चिल्लाया, तेंदुआ लड़की, मेरे साथ चलो। हालांकि तंबू के बाहर कोई नहीं था और आसपास भी कोई नहीं था। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। उसी समय पूरे क्रूर बाघ कबीले में एक बाघ की गर्जना गूंजने लगी। स्वर्ग की पूजा का समारोह शुरू हो चुका था। यह डिमंस का पारित एक नियम था। एक डिमन के शादी समारोह से पहले कबीले में स्वर्ग की पूजा की जाती थी। दरअसल इस पूजा में वो कुछ भैंसों, बकरों और भेड़ों का बलिदान देते थे। खून का छिड़काव करने के बाद थोड़ा खून दूल्हे के माथे पर लगाया जाता था। फिर सभी स्वर्ग से शादी के जोड़े को हमेशा खुश रखने की कामना करते थे। इसके बाद जानवरों को बलिदान दिया गया। वेदी के चारों ओर खून का छिड़काव हुआ। फिर बाघ के मुखौटा पहने कुछ लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ वेदी के चारों ओर फुदकना शुरू किया। 10 मिनट तक ढोल नगाड़े बजाने और फुदकने के बाद प्रधान पुजारी अचानक चिल्लाया, कृपया दूल्हा दुल्हन वेदी पर आए। इसके बाद 2 नौकरानियां तेंदुआ लड़की को वेदी पर ले आईं। फिर वसंत भी वहां आया और एक कदम के साथ वेदी की चोटी पर कूद गया। अच्छा कौशल, कितना शक्तिशाली।
जंगली बाघ तेजी से उछलकर जमीन पर उतरा। यह साधारण लगता है, लेकिन यह अनंत मात्रा में शक्ति को छुपाता है, जैसा कि फ्लेम वैली की नंबर 1 प्रतिभा से अपेक्षित था। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। दूसरी तरफ वसंत वेदी पर खड़ा था, आकाश की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर तैयार भैंसे का खून लगाया जा रहा था। खून लगने के बाद वसंत की टकटकी अंधेरी हो गई। उसने अपनी टकटकी पूरे दर्शकों में फैला दी और जोर से पूछा, क्रूर बाघ कबीले का यंग मास्टर कौन है? हाँ हाँ, वसंत। उसके पूछने पर क्रूर बाघ कबीले के सभी लोगों ने और यहाँ तक कि दूसरे कबीले के लोगों ने एक साथ चिल्लाया, डिमंस का नेतृत्व कौन करेगा? वसंत। वीरान पर्वत के डिमंस का नेतृत्व कौन करेगा और सभी मनुष्यों का वध कौन करेगा? वसंत। उनकी आवाजों ने आसमान तक को हिलाकर रख दिया था। यह दृश्य एक शादी की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि वसंत की वीरता के प्रदर्शन की तरह था। और यहाँ तक कि चापलूसी करने वालों का एक बड़ा समूह भी था। भीड़ में मौजूद आर्यन ने वेदी पर खड़ी तेंदुआ लड़की को देखा, जो बुरी तरह से कांप रही थी। हाँ। वसंत बेतहाशा हंसा और जोर से चिल्लाया, किसने मेरी शादी का विरोध करने की कोशिश की? सभी दर्शक तुरंत शांत हो गए। भला उसकी शादी का विरोध करने की हिम्मत किसने की थी? अगर वसंत की शक्तियों को भी हटा दिया जाए तो क्रूर बाघ कबीले से निपटना ही नरक में जाने के समान था। कौन आपत्ति करने की हिम्मत करता है? वसंत ने इस शांत क्षण का बहुत आनंद लिया। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। क्या कोई आपत्ति करने की हिम्मत करता है? उसी समय एक तेज आवाज सुनाई दी, मुझे आपत्ति है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी। उसकी आवाज एक गड़गड़ाहट जैसी थी। आर्यन के सामने से भीड़ जल्दी से तितर बितर हो गई। फिर सभी उसकी ओर देखने लगे। यह व्यक्ति कौन है? कौन सी जाति? क्या तुम मौत के चक्कर में हो? क्या उसे अपनी जान से प्यार नहीं है, जो वसंत की शादी का विरोध करने की हिम्मत कर रहा है? भीड़ में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। दूसरी तरफ तेंदुआ लड़की के आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। जोर से ना रोने की पूरी कोशिश करते हुए उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया। आखिर क्यों आर्यन भाई, आखिर क्यों? वसंत की नजरें काली हो गईं जब उसने आर्यन का नाम सुना और उसकी ओर देखते हुए कहा, मानव लड़के, तुम आखिरकार आ ही गए। इंसान? क्या वो एक इंसान है? एक मनुष्य डिमंस के क्षेत्र में कैसे घुस सकता है? इस तरह का दृश्य 10 साल से भी पहले एक बार हुआ था। वो भी एक इंसान था जो अचानक एक चुड़ैल के साथ बाहर निकला और मुझे तो यह लड़का कुछ हद तक उसी के जैसा लग रहा है। क्या ये वो हो सकता है? कुछ बुजुर्ग लोग आर्यन की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो गहरे विचार में हो। उस तरह के दृश्य का अनुभव करने के बाद उन्हें उसकी गहरी याद थी। आर्यन ने वसंत की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वो कदम दर कदम तेंदुआ लड़की की ओर बढ़ा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, मेरे पीछे आओ। तेंदुआ लड़की ने रोते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। वसंत को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मानो उसे बहुत अपमान सहना पड़ा हो। फिर वो अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज एक बाघ की तरह थी, दुष्ट इंसान, वो मेरी बीवी है। अगर तुमने उसकी एक भी उंगली छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कब्रिस्तान भी नसीब नहीं होने दूंगा। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं और हंसते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी शादी का विरोध करने आया हूँ, मूर्ख। फिर उसने तेंदुआ लड़की की ओर देखा, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारा पति बनूं? ठीक है, फिर इस पल के बाद से मैं आर्यन तुम्हारा पति हूँ। मैं इस जीवन में तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और निश्चित रूप से तुम्हारा मरने तक साथ निभाऊंगा। तेंदुआ लड़की अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो फूट फूट कर रो पड़ी। आर्यन को देखकर और उसके शब्दों को सुनकर वो इतनी प्रभावित हुई कि उसका दिल पिघलने लगा था। उसी समय क्रूर बाघ कबीले से तो नहीं, लेकिन जंगली तेंदुआ कबीले के लोगों के बीच से एक बुर्जुग बाहर निकला और उसने पीछे से आर्यन के सिर पर हमला कर दिया। आर्यन भाई, तेंदुआ लड़की चिल्लाई। आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया और तेंदुआ लड़की की ओर देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया और गंभीरता से कहा,
मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उड़ाकर ले जाऊंगा। तेंदुए बुजुर्ग के हाथों में पकड़ी ब्लेड युद्ध आत्मा स्तर की शक्तियों से चमकने लगी और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। शक्तियां हिंसक रूप से बहुत खतरनाक थी। अगर उस ब्लेड का हमला एक चट्टान पर पड़ता तो चट्टान भी टुकड़ों में कट जाती। लेकिन आर्यन ने बिना इसकी परवाह किए तेंदुआ लड़की को देखा और फिर से, मेरे साथ चलो। इस वक्त एक उग्र गर्जना के साथ ब्लेड आर्यन से आधे मीटर से भी कम दूरी पर था। इस तरह की दूरी पहले से ही एक निश्चित मृत्यु का अस्तित्व थी। सभी ने आर्यन की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे। मुझे लगा कि वो एक ताकतवर इंसान है, लेकिन वो सिर्फ बेकार है। उसके टुकड़े होने वाले हैं और वो अभी भी कुछ नहीं जानता। उसे मार डालो। एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई उग्र बाघ कबीले में आकर शादी खराब करने की? वो एक कुत्ते की मौत मरने लायक है। सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए तेंदुआ लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन भाई, अगर आप मरना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। अब उसके चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान थी। आर्यन जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, आह, अब आई ना मेरी प्यारी शरारती तेंदुआ लड़की वापस। अचानक पलक झपकते ही आर्यन मुड़ा। उसकी आंखें भयावह हो गईं जब उसने जंगली तेंदुए कबीले के बुजुर्ग को देखा। पहाड़ तोड़ मुक्का, वो चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, उसका हाथ कांपने लगा। इसके तुरंत बाद उसने एक मुक्का बनाया और सामने से आते बुजुर्ग तेंदुए की ब्लेड पर एक घूंसा मारा। ब्लेड से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, उसके बाद एक दरार आई और तुरंत टूट गया। आर्यन का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि बुजुर्ग तेंदुए के हाथ की हड्डी तक चटक चुकी थी और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। फिर वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। यह देखकर वहां एक सन्नाटा पसर गया। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आर्यन की खतरनाक शक्तियों को देखकर वो सभी हैरान थे। एक ही घूंसे ने एक ब्लेड को तोड़ दिया और यहाँ तक कि लेवल 9 युद्ध आत्मा स्तर के एक बुजुर्ग की बाह को भी तोड़ दिया। यह बहुत ज्यादा खतरनाक था। आर्यन ने तेंदुआ लड़की की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें भविष्य में और रोने नहीं दूंगा। तुम एक परी हो, एक खुशहाल परी। तेंदुआ लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन भाई, क्या तुम सच में मेरे पति बनने के लिए तैयार हो? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा करूंगा। अचानक वसंत के शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। यह इतनी ज्यादा थी कि जहां वो खड़ा था, वेदी में उस जगह दरारें पड़ने लगी थी। उसकी 2 बाघ जैसी लाल आंखों ने एक नजर आर्यन की ओर देखा। फिर उसने तेंदुआ लड़की की ओर देखते हुए कहा, छोटी जंगली बिल्ली, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वसंत ने अपने दिल के गुस्से को दबाया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और आगे कहा, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम और तुम्हारा कबीला दोनों सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम सभी की लाशों को क्रूर बाघ कबीले के पालतू कुत्ते खाएंगे। वानी, जल्दी करो और वसंत की बात मान लो। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि हम सब यहीं मर जाएं और कुत्तों का खाना बन जाएं? जैसी माँ वैसी बेटी। प्रमुख, क्या यह तुम्हारी अच्छी बेटी है? जल्दी करो और वसंत से शादी करो। मृत्यु के भय से 3 बुजुर्ग इतना डर गए कि उनका शरीर कांपने लगा और जो मन में आया कहने लगे। डेविल तेंदुए ने अपनी बेटी की ओर देखा, फिर आर्यन को देखा। तुरंत उसकी मुट्ठी कसकर भिंच गई और उसने कहा, वानी बेटा, जो तुम्हारा मन करे वो करो। जिससे तुम्हारा मन करे उससे शादी करो। बाकी सब कुछ अपने पिता पर छोड़ दो। इसके बाद उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और उसका असली रूप यानी कि एक डेविल तेंदुए का रूप बाहर आ गया। एक उग्र गर्जना के साथ एक जंगली तेंदुआ, जिसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी, वसंत की ओर बढ़ने लगा। पिताजी, तेंदुआ लड़की चिल्लाई। अपनी बेटी की आवाज सुनकर डेविल तेंदुए ने भारी आवाज में गर्जना की, लड़के, जल्दी करो, मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जाओ जल्दी करो। उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। आर्यन थोड़ा कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेविल तेंदुआ वास्तव में एक जंगली तेंदुए का रूप ले सकता है।
इसका मतलब तेंदुआ लड़की भी ऐसा कर सकती थी, क्योंकि वो भी जंगली तेंदुए कबीले से थी। इससे वसंत का माथा खराब हो गया, उसके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं। उसने डेविल तेंदुए को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? उसने भावहीन रूप से कहा। इसके तुरंत बाद वो जोर से दहाड़ा। भयंकर बाघ का पंजा, उसकी 5 उंगलियों से एक पंजा बना और उसके हाथों पर बाघ के काले फर दिखने लगे। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और अपनी ओर बढ़ते डेविल तेंदुए की छाती पर एक खतरनाक पंजे से वार किया। पंजे का वार इतना भयंकर था कि वो सीधे डेविल तेंदुए की छाती में घुस गया। फिर उसने एक झटके के साथ डेविल तेंदुए का खून से लथपथ दिल बाहर निकाल लिया। फिर वसंत बुरी तरह से हंसा। डेविल तेंदुए का धड़कता हुआ दिल अपने हाथ में पकड़े हुए उसने वानी की ओर देखा और कहा, क्या तुम इसे देख रही हो? यह तुम्हारे पिता का दिल है। यह मनुष्यों को चुनने का परिणाम है। हा हा हा। वो बेतहाशा जोर जोर से हंसने लगा। पिताजी! वानी दर्द से चिल्लाई। वसंत वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इतना कि उसने पल भर में एक ही वार के साथ डेविल तेंदुए को मार डाला। डेविल तेंदुए की शक्तियां युद्धराज स्तर पर थी, फिर भी उसने उसे पल भर में मार दिया था। वसंत ने उसका दिल जमीन पर फेंक दिया, फिर उसे एक लात से दूर उछाल दिया और गहरी आवाज में चिल्लाया, जंगली तेंदुए कबीले के सभी लोगों को मार डालो। आह आह। क्रैक। पलक झपकते ही 3 सिर नीचे लुढ़क गए और ताजा खून जमीन पर फैल गया। वानी कांप रही थी। अपने पिता की लाश को देखकर उसकी आंखें कांप उठीं और वो घबराहट में रो पड़ी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उसी समय क्रूर बाघ कबीले के सभी खतरनाक योद्धा एकजुट होकर बाहर निकले और उस जगह को चारों ओर से घेर लिया, इतनी मजबूती से कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिर सकती थी। फिर वो बाघ की तरह दहाड़ते हुए चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें इतनी तेज थी कि आसमान को हिलाकर रख दिया था। वसंत बुरी तरह से हंसा, फिर आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो उसकी जीवन भर रक्षा करना चाहते थे, लेकिन तुम तो उसके पिता की भी रक्षा कर सके और ना उसके कबीले की रक्षा कर सकते हो। फिर तुम उसकी जिंदगी भर रक्षा कैसे करोगे? क्या तुम सच में इसके लायक हो? हाँ हाँ हाँ। वानी के पिता को मरते हुए देखने के अलावा आर्यन कुछ नहीं कर सका। अपने दिल में वो खुद से भी पूछ रहा था, क्या तुम योग्य हो? क्या मैं योग्य हूँ? वसंत ने आर्यन को परेशान देख घमंड से हंसते हुए कहा, केवल मैं ही उसकी रक्षा कर सकता हूँ। दुर्भाग्य से उसने गलत आदमी चुन लिया, लेकिन अब इससे कुछ फर्क पड़ता। वैसे तुम परेशान मत हो, मैं उसे मरूंगा नहीं बल्कि जंजीरों में बांध कर रखूंगा और एक कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दूंगा। इसके अलावा मैं हर रात उसके जिस्म से अपनी प्यास बुझाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। छोटी जंगली बिल्ली, यह तुम्हारी पसंद है। यह सुनकर वानी पहले से ज्यादा कांपने लगी। उसने वसंत को एक नजर देखने की भी हिम्मत नहीं की, उसका शरीर बुरी तरह से हिल रहा था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं योग्य हूं या नहीं। इसके तुरंत बाद वहां अचानक एक कान भेदी चिंगाड़ सुनाई दी। आसमान एक विशाल काली छाया से ढक चुका था। फिर वो काली छाया नीचे जमीन पर उतरी। यह फायर ईगल था, जिसके पंख फड़फड़ाने से जमीन पर धूल की आंधी चलने लगी थी। उसी समय आर्यन ने विचारों के माध्यम से फायर ईगल से कहा, उसे ले जाओ। लेकिन आपके बारे में क्या? फायर ईगल ने पूछा। मैं आप दोनों को ले जा सकता हूँ। आर्यन की मूल योजना थी कि वो तेंदुआ लड़की को ढूंढेगा और फिर वो दोनों वहां से फायर ईगल पर बैठकर निकल जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जब आर्यन ने देखा कि डेविल तेंदुआ अपना रुख बदल सकता है, तो इसका मतलब बाकी के तेंदुए भी अपना रुख बदल सकते होंगे। वो लोग उन्हें उड़ान भरने से रोक सकते थे, इसलिए उसे पीछे रुकना होगा ताकि वो लोग वहां से सुरक्षित उड़ान भर सके और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच सकें, जहां वानी और फायर ईगल को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। फिर आर्यन ने वानी को पकड़ा और उसे फायर ईगल की पीठ पर फेंक दिया। जब वानी को यह एहसास हुआ तो उसने तुरंत कहा, आर्यन भाई,
आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए फायर ईगल को आदेश दिया, अब जाओ। फायर ईगल ने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाते हुए आसमान की ओर उड़ान भरी। रेत और धूल के बीच वसंत ने गर्जना की, उसे रोको। वसंत की आवाज सुनते ही सभी बाघ योद्धा फायर ईगल को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इसके बारे में भूल जाओ। आर्यन के शरीर युद्ध आत्मा स्तर की खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर उसने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और एक पल बाद उसका शरीर धुंधला पड़ गया। पलक झपकते ही वो एक बाघ योद्धा के सामने पहुंचा, जो फायर ईगल को रोकने वाले सभी बाघ योद्धाओं में सबसे आगे था। फिर उसने एक मुक्का बनाया और उस बाघ योद्धा के मुंह पर मारा। इसके बाद उस बाघ योद्धा की मरने की खबर आर्यन को अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजने से मिली। फिर उसका शरीर एक झटके के साथ अजीब तरह से जमीन पर लेट गया। उसकी शक्तियां पूरे शरीर के कोने कोने में फैलने लगी और सभी अंग फैलने लगे। फिर वो एक कर्कश आवाज में चिल्लाया, टोडिंग स्किल। इसके बाद उसका शरीर जमीन से उछला और बाघ योद्धाओं के बीच में घुस गया। 10 सेकंड बाद वहां दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। आसपास के उग्र बाघ योद्धाओं ने अपने पेट में तेज दर्द महसूस किया। दर्द से उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। इसके बाद उन सभी ने चिल्लाते हुए अपने पेटों पर हाथ रखे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके आंतरिक अंग पहले ही बाहर निकलकर लुढ़क चुके थे। आर्यन कम से कम 100 बाघ योद्धाओं के बीच में घुसा था, लेकिन दर्जन भर बाघ योद्धाओं, जिनकी शक्तियां युद्ध आत्मा स्तर से कम थी, के अलावा कोई नहीं मरा था। टोडिंग स्किल की शक्तियां अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची थी जहां वो एक साथ युद्ध आत्मा स्तर के 100 से भी अधिक योद्धाओं को मार सकता था। हालांकि आर्यन का मकसद पूरा हो चुका था। फायर ईगल को उड़ान भरने से किसी ने नहीं रोका और वो पहले ही तेंदुआ लड़की को सुरक्षित लेकर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया था। फायर ईगल के आने और उसके उड़ान भरने से वहां छाई धूल और मिट्टी की हल्की धुंध छट चुकी थी। वसंत ने आर्यन की ओर देखा और तिरस्कार से हंसते हुए कहा, वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी, तो मुझे अभी उसका पीछा करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन इंसान के बच्चे, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम यहाँ से बचकर कैसे भागोगे? आर्यन भी हंस पड़ा और उसने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं भागने वाला हूँ? मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मैं उसकी रक्षा करने के लायक नहीं हूँ? इसलिए मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं लायक हूँ या नहीं। इसके बाद उसका दाहिना हाथ हिला और उसने चिल्लाते हुए कहा, ड्रैगन स्लेयर, बाहर आओ। अचानक एक खतरनाक शक्ति चारों ओर फैल गई, जिससे पूरा बाघ कबीला हिल गया। सर्वोच्च ब्लेड की अत्याचारी शक्ति से कई लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। ड्रैगन ब्लेड, सिंह परिवार का कोई? यह फिर से सिंह परिवार है। 10 साल पहले सिंह परिवार का एक युवक फ्लेम वैली आया और एक डिमन लड़की को ले गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज कोई और आएगा। धिक्कार है इंसानों, मार दो। सभी कबीलों के लोग चिल्लाने लगे। अचानक वसंत ने एक कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम सभी रुको, वो मेरा शिकार हैं। इसके बाद फिर से उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और उसके दोनों के हाथों के चारों ओर बाघ के काले फर आ गए। फिर वो आर्यन की ओर उछला। उसकी 5 उंगलियों ने एक पंजा बनाया और आर्यन के दिल को उसके सीने से बाहर निकालने के लिए चिल्लाते हुए कहा, भयंकर बाघ का पंजा। एक उग्र बाघ की गर्जना हवा में गूंजी। एक शक्तिशाली आभा जो किसी को भी कुचलने और मारने के लिए तैयार थी, अचानक वहां फैल गई। आर्यन की आंखें सिकुड़कर कस गईं और वो चिल्लाया, ड्रैगन स्लेयर तकनीक। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में वसंत पर हमला किया गया, लेकिन उसने उन्हें चकमा दे दिया और हंसते हुए कहा, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, और उससे भी कमजोर तुम्हारा यह हमला था। क्या ऐसा है? आर्यन मुस्कुराया। फिर उसने आगे कहा, तो फिर इस हमले को देखो। फिर उसने अपने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को ऊपर उठाया और चिल्लाया, ड्रैगन कट का पहला पड़ाव, हवा कट।
अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं, बादल उमड़ने लगे और खतरनाक शक्तियों का दबाव बढ़ने लगा। आर्यन के हमले की इस कदर खौफनाक शक्तियों को देखकर वसंत के माथे पर हल्की सी नसें उभरी। फिर अचानक उसने अपनी दिशा बदल दी और कुछ कदम पीछे हट गया। इसके बाद उसने अपनी दोनों मुट्ठी से एक भारी घूंसा मारा और अपनी ओर बढ़ते आर्यन के हमले को विफल कर दिया। ड्रैगन कट का दूसरा पड़ाव, तूफान कट। आर्यन ने पलक झपकते ही अपना दूसरा हमला कर दिया। यह और भी अधिक तीव्र था, जो अपने साथ मारने के लिए एक शक्तिशाली तूफान का झोंका लाया था। इसके अलावा तूफान एक ज्वलंत बवंडर की तरह आग की लपटों से घिरा हुआ था। आर्यन के पहले हमले की वजह से वसंत के पास प्रतिक्रिया देने तक का समय नहीं था, इसलिए वो उसके दूसरे हमले के तूफान में फंस गया। पलक झपकते ही आर्यन का शरीर धुंधला पड़ गया और वो तूफान में फंसे वसंत के पास पहुंच गया। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि योग्यता क्या है। इसके बाद उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों से उस पर हमला किया, जो बिजली की तरह तेज थे। तीसरा कट, चौथा कट, 5वां, 6ठा, 7वां, 100वां कट, 101 कट, 102, 150 कट। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 हमलों से लगातार 170 कट मारे। प्रत्येक कट पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। इसके अलावा प्रत्येक कट में फायर एलिमेंट की शक्तियां भरी हुई थी, मानो आग की लपटें हवा में बेतहाशा नाच रही हों। यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला और आकर्षक था, जो आसपास के सभी लोगों को डरा रहा था। यह क्या है? वास्तव में इस मनुष्य की शक्तियों का स्तर क्या है? हे ईश्वर! आर्यन की फ्लेम ड्रैगन स्लेयर तकनीक के हमलों को देखकर हर कोई दंग रह गया। वसंत का शरीर ऊपर से नीचे जमीन पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिरा, जिसकी वजह से वहां एक छोटा गड्ढा भी हो गया था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी त्वचा का 1 इंच भी बरकरार नहीं था। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और उसकी आंखों की एक पुतली कटी हुई थी और दूसरी खून से लथपथ थी। आर्यन को देखते हुए उसका हत्या का इरादा बढ़ चुका था। उसको अभी भी जिंदा देखकर आर्यन को मानना ही पड़ा कि उसकी बचाव शक्ति बहुत ज्यादा अद्भुत थी। 170 कट के बाद उसकी जगह कोई और होता अब तक मर चुका होता। यह उसकी क्रूर बाघ डिमन की बचाव शक्ति थी, जो एक मनुष्य के शरीर से कई गुना अधिक थी। हालांकि चाहे उसका बचाव कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके शरीर से ज्यादातर खून बह गया था। इसके अलावा अब उसके पास प्रतिरोध करने यहाँ तक कि खड़े होने की भी क्षमता नहीं बची थी। आर्यन उसके पास गया और उसके सिर पैर रखते हुए नीचे झुककर ठंडे लहजे में कहा, क्या अब तुम्हें पता चला कि योग्यता किसे कहते हैं? वसंत की उग्र आंखें आर्यन को घूर रही थी, जिन्हें देख उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो? फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई, अगर तुम इसे नहीं मानते तो नरक में जाओ। इसके तुरंत बाद उसने अपना ड्रैगन स्लेयर ब्लेड उठाया और उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया। तभी पिताजी! वसंत अचानक जोर से चिल्लाया। अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ हवा में कुछ फटने की आवाज आई। बूम! आर्यन के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। अपनी छाती पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पंसलियां टूटने वाली हो और उसका शरीर दूर उड़ गया। बूम! वेदी पर मौजूद मोटा नीला पत्थर टूट गया और आर्यन का शरीर अंदर घुस गया। उसके गले में खून बह रहा था और वो थूकने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वाह थू! उसकी पंसलियां और छाती की हड्डियां लड़खड़ा रही थीं, चेतना का सागर, और उसका मन कांप रहा था, जो बहुत ही असहज था। उसकी हालत मौत से भी बदतर हो गई थी। जिस किसी ने भी आर्यन पर हमला किया था, उसकी शक्तियां अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका, यहाँ तक कि उसको उसके आने तक की भी भनक नहीं लगी थी। उसके शरीर पर ड्रैगन आर्मर और किंग काम शील्ड होने के बावजूद उसकी यह हालत थी। इससे उनकी शक्तियों के बीच का यह अंतर साफ साफ पता चल रहा था। तभी वसंत के बगल में काले वस्त्र में एक आदमी दिखाई दिया। वसंत के शरीर पर लगी चोटों को देखकर उसका माथा भयावह हो गया। उसी समय पूरे उग्रबाघ कबीले के लोग जमीन पर घुटने टेककर बोले, प्रमुख की जय हो।
यह उग्र बाघ कबीले का प्रमुख वसंत का पिता बाघेंद्र था, जो एक काले रंग का दबंग बाघ था। बाघेंद्र ने वसंत को एक काली गोली दी। उठकर आर्यन को देखा, उसकी आंखें बेहद उदास थीं। क्या तुम सिंह परिवार के सदस्य हो? आर्यन ने एक उच्च श्रेणी की हील पिल निगली, जिससे कुछ हद तक उसके शरीर की चोटें ठीक हो गई। फिर उसने बाघेंद्र की ओर देखा। वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा था, बल्कि उसकी नजरें तो कुछ हद तक उत्साहित लग रही थी। हाँ, मैं उसी सिंह परिवार का सदस्य हूँ जिसने तुम डिमंस को हजारों सालों से कुचला है, आर्यन ने घमंड से कहा। बाघेंद्र ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारे सिंह परिवार के खून की जरूरत है। मैंने सुना है कि तुम्हारे सिंह परिवार के शिष्यों के खून में ड्रैगन गॉड का खून है। अगर तुम इससे पहले कि बाघेंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, उसी समय वसंत ने रेंगते हुए कहा, पिताजी, वो मेरा शिकार है। इतना बोलने के तुरंत बाद वसंत का शरीर अचानक बदल गया। उसकी मांसपेशियों से उसके कपड़े फट गए और उसके पूरे शरीर पर एक बाघ की काली खाल दिखाई दी, जिससे एक आदिम और क्रूर आभा निकल रही थी। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं और वो यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, आदिम कबूतर? काले बाघ की खाल के अलावा वसंत का रूप बिल्कुल एक आदिम कबूतर के जैसा था। यह वसंत के शरीर के बदलावों का पहला चरण था। दूसरा चरण भी था। हालांकि वसंत को नहीं लगा कि उस इंसानी लड़के से निपटने के लिए उसे दूसरे चरण की जरूरत पड़ेगी। बाघेंद्र की नजरें तनावपूर्ण हो गईं और एक पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, बेटा, इस कुत्ते को जान से मत मारना, मुझे उसका खून चाहिए। लेकिन वसंत पर तो जैसे खून सवार था। उसने बाघेंद्र की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले ही पल आर्यन की ओर बढ़ते हुए उसका शरीर धुंधला पड़ गया। अचानक आर्यन के पेट में एक घूंसा लगा और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए कम से कम 10 मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिरते ही उसके मुंह से खून निकला। लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता या फिर अपने मुंह से खून थूक पाता, वसंत उसके पीछे दिखने लगा था। फिर वसंत ने उसकी एक टांग पकड़ी और फिराते हुए उसे जमीन पर देकर मारा। एक बूम की आवाज के साथ जमीन हिल गई और दरारें पड़ गईं। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां लगभग चकनाचूर हो गई हो। लेकिन एक बार फिर, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वसंत ने उसे एक जोरदार लात के साथ दूर उड़ाकर फेंक दिया। आर्यन का शरीर 50 फुट दूर जाकर वेदी से एक जोर की आवाज के साथ जा टकराया और उसका शरीर एक नीले रंग के पत्थर में घुस गया। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत ज्यादा बदतर थी। इतना शक्तिशाली! यह हमारे यंग मास्टर की असली शक्तियां हैं। हाँ, वो वास्तव में फ्लेम वैली की नंबर 1 प्रतिभा कहलाने लायक हैं। बाकी सभी कबीलों के लोग वसंत की शक्तियों को देख दंग रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी के अलावा उसके लिए प्रशंसा भरी हुई थी। आर्यन कहीं से भी उसकी टक्कर योद्धा नहीं था। हमारे यंग मास्टर की शक्तियां युद्धराज स्तर के चरम पर हैं, फिर उनके जैसे एक युद्धराज के सामने भला एक बेकार युद्ध आत्मा स्तर का योद्धा किस खेत की मूली है? बिल्कुल। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यंग मास्टर की लड़की को छीनने की? क्या वो इसके योग्य है? वसंत धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और कहा, क्या हुआ? तुम तो अभी बहुत घमंड दिखा रहे थे। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? तुम सिर्फ एक घटिया मनुष्य हो जिसे मैं एक उंगली से भी कुचल सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। आर्यन बुरी तरह से हंसने लगा। फिर उसने अपना सिर उठाया और वसंत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में ऐसा है? वसंत ने आर्यन की ठंडी आंखों को देखा और उसका दिल कांप उठा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में अचानक डर पैदा हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इतना कहने के बाद उसका शरीर हिला और अचानक उसने अपनी गति बढ़ा दी। आर्यन की गर्दन हल्की सी हिली और कच की आवाज के साथ वो नीले पत्थर की दरार से निकलने की कोशिश करने लगा। सोलेस्टम तकनीक, वो चिल्लाया। अचानक हवा का एक तेज झोंका उसकी ओर बढ़ा और एक तेज झटके के साथ उसकी सारी शक्तियां दोहरी हो गई। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी मौत जैसी मुस्कान दिखाई दी। इस समय उसकी आंखों में वसंत की गति बहुत धीमी पड़ चुकी थी। कुत्ते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वसंत ने यह कहा, उसने आर्यन के चेहरे पर लात मारी।
इस लात में उसकी पूरी ताकत थी। उसकी इस लात में इतनी शक्तियां थी कि अगर यह लात आर्यन को छू भी जाती तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। जैसे ही उसका हाथ हिला, उसमें से आदमखोर किंग कॉन्ग एप की आवाज सुनाई दी और गर्जन के भीतर एक अतुलनीय रूप से घनी दिव्य शक्ति थी। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति, उसका दाहिना हाथ हिला और उसने वसंत के पैर पर एक मुक्का मारा। बूम! वसंत की तेज लात और आर्यन के मुक्के के आपस में टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल एक क्रैक की आवाज के साथ वसंत का पैर मुड़ गया और उसकी जांघ की सफेद हड्डी दिखाई देने लगी। उसकी जांघ से ताजा खून बह निकला। उसी समय आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति को पकड़ते हुए भारी छलांग लगाई और उसकी दोनों मुट्ठी कस गई। पहाड़ तोड़ मुक्का। आदमखोर किंग कॉन्ग एप की विशाल छाया आर्यन के शरीर पर दिखने लगी और उसके दोनों हाथ की मुट्ठी मुक्के में बदलकर वसंत के सिर की ओर बढ़ने लगी। वसंत दर्द से कराह रहा था। उसकी हालत जीवन और मृत्यु के कगार पर थी, लेकिन उसने दर्द को सहते हुए तुरंत अपने दांत कस लिए और चिल्लाया। दूसरा चरण, बदलाव। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति और पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्तियों को मिलाकर एक खतरनाक मुक्का बना लिया था, जो सीधे वसंत के सिर पर जाकर लगा। अगले ही पल वसंत का चेहरा मुड़ा गया। उसका रूप कभी काले बाघ के चेहरे के साथ तो कभी मनुष्य के चेहरे के साथ निरंतर बदलता रहा और अंत में उसका सिर एक तरबूज की तरह फट गया। बूम! आर्यन, तुम्हें एक लेवल 9 युद्धराज को मारने पर 100,000 EXP पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, तुम्हें एक क्रूर बाघ तकनीक मिली है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन के दिमाग में लगातार सिस्टम की 2 आवाज गूंजी। आर्यन ने तुरंत क्रूर बाघ तकनीक की विशेषताओं पर एक नजर डाली। स्किल, क्रूर बाघ तकनीक। विवरण, इसके 3 चरण हैं। पहला चरण परिवर्तन है, दूसरा चरण विस्फोट है और तीसरा चरण रोष है। विवरण 2, योद्धा का स्तर जितना अधिक होगा, काले बाघ की शक्तियां उतनी ही ताकतवर होगी। आर्यन का दिल कांप उठा। इसका मतलब मेरे पास अब एक डिमन बाघ की शक्तियां होंगी। फिर उसने एक बार उस आदिम कबूतर के बारे में सोचा जिस रूप में वसंत बदला था। उस तरह का बचाव, उस तरह की ताकत और गति असामान्य थी। उसका दिल तुरंत उत्तेजित हो गया और उसने कहा, फ्यूज करो। आर्यन, तुम्हें क्रूर बाघ तकनीक फ्यूज करने पर 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। तभी बाघेंद्र जोर से दहाड़ा। अपने बेटे के फटे हुए सिर को देखते हुए उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा और उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। इंसानी लड़के, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाघेंद्र के शरीर से निकलने वाली खतरनाक शक्तियां इतनी भयानक थी कि आसपास मौजूद सभी जंगली बाघ योद्धाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां मौजूद सभी लोगों को जैसे ही होश आया, वो सभी भौंचक के रह गए और हैरानी में बड़बड़ाने लगे। मर गया। वसंत वास्तव में मर चुका है। वास्तव में मर चुका है। यह कैसे हो सकता है? वसंत, जिसकी शक्तियां युद्धराज स्तर के चरम पर थी, उसे बस एक वार से मार दिया गया था और यहाँ तक कि यह जब था तब वो एक आदिम जानवर के रूप में था। इस पर उन लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि गहरे सदमे के बावजूद भी क्रूर बाघ कबीले के योद्धा अपने परम कर्तव्य को नहीं भूले और उन्होंने तुरंत आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। अब अगर उसके पास पंख भी होते तो भी वो बचकर नहीं निकल सकता था। बाघेंद्र एक कदम आगे बढ़ा। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। उसका केवल एक ही बेटा था और वो वास्तव में उसके सामने मर गया और उस वक्त उसके पास उसे बचाने का समय भी नहीं था। आर्यन पूरे समय कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। यही कारण था कि वसंत के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने दूसरे चरण के बदलाव को पूरा कर सकें। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति को इकट्ठा होने में 3 मिनट लगते थे, जिसके एक ही वार से लेवल 6 युद्ध आत्मा स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा को आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन सोलस्टम तकनीक के साथ उसकी शक्तियां दोगुनी हो गई थी।
इसके अलावा आर्यन ने अपने अंतिम वार में पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्तियों को भी दाहिने हाथ की जादुई शक्ति के साथ मिला लिया था, जिससे वो वार बेहद ही खतरनाक बन गया था। बाघेंद्र आर्यन के सामने आया और उसने अपने दांतों को कसते हुए कहा, तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और इसे सिंह परिवार की सेना को दे दूंगा। मैं एक कुर्सी बनाने के लिए तुम्हारी खाल का इस्तेमाल करूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी आत्मा कभी भी पुनर्जन्म ना ले पाए। उसकी आवाज और भी ठंडी होती गई और उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक होती गई, जो आर्यन की चेतना के समुद्र को कुचलने लगी और उसके ऊपर हजारों टन वजनी पहाड़ का दबाव पड़ने लगा, जिससे वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। आर्यन एक बार पहले ही मर चुका था और पुनर्जीवित होने के बाद इस दुनिया में पहुंचा था। अगर बाघेंद्र ने जैसा कहा कि वो उसकी आत्मा तक को नष्ट कर देगा और उसे पुनर्जीवित नहीं होने देगा, इससे एक पल के लिए आर्यन घबरा गया था। आर्यन ने बाघेंद्र की ओर देखा और अपने मन में सोचा, टूयू एनर्जी की मदद से मेरी शक्तियां पहले ही भर चुकी हैं, लेकिन मेरी शक्तियां अभी भी बहुत कमजोर है, मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। फिर आर्यन अपने दिल में चिल्लाया, सोलस्टम तकनीक। एक बार फिर आर्यन की शक्तियां दोगुनी हो गई और बाघेंद्र की शक्तियों से पड़ने वाला दबाव भी कम हो चुका था। इसके बाद उसने हल्का सा अपना दाहिना हाथ हिलाया और बाएं हाथ की उसकी 2 उंगलियां हिली, जिनमें एक पीले रंग का तालिस्मानी कागज दिखने लगा। बाघेंद्र ने महसूस किया कि आर्यन के शरीर से निकलने वाली शक्तियों की आभा बदल रही थी और उसने कहा, इंसानी लड़के, तुम अपनी मौत को गले लगा रहे हो। यह बोलते हुए बाघेंद्र पहले ही उसके करीब पहुंच चुका था। भले ही आर्यन ने सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो बाघेंद्र को अपने इतने करीब आते हुए नहीं देख पाया था। वो वास्तव में बहुत तेज था। इससे पहले कि आर्यन कुछ भी कर पाता या सोच पाता, बाघेंद्र ने उसकी छाती पर एक काले बाघ के तेज पंजे के साथ शक्तिशाली वार कर दिया। बूम! आर्यन का शरीर एक विस्फोट के साथ 50 फुट दूर जाकर गिरा। हमारी शक्तियों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है, मैं इस तरह उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, आर्यन ने अपने मुंह से खून थूकते हुए सोचा। फिर उसका हाथ हिला और वो अपने दिल में चिल्लाया, आदमखोर किंग कांग, एक तालिस्मानी कागज जाओ। पलक झपकते ही एक तालिस्मानी कागज उसके हाथों से निकला और एक तेज धमाके के साथ हवा में फूट गया। इसके तुरंत बाद उसमें से एक आदमखोर किंग कॉन्ग एप दहाड़ते हुए बाहर निकला और उसने पहाड़ तोड़ मुक्के का इस्तेमाल करते हुए सीधे बाघेंद्र के सिर को निशाना बनाया। बाघेंद्र ने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही पहाड़ तोड़ मुक्का उसके सिर से टकराया, अचानक उसका सिर हिला और एक काले बाघ के सिर में बदल गया। आदमखोर किंग कॉन्ग एप के पहाड़ तोड़ मुक्के से उसके सिर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। भले वो एक आदमखोर किंग कॉन्ग एप का नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक उच्च श्रेणी का तालिस्मानी कागज था, जिसकी शक्तियां आदमखोर किंग कॉन्ग एप से कम नहीं थी। लेकिन फिर भी बाघेंद्र को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह अविश्वसनीय था। बाघेंद्र ने उसकी ओर देखा, फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और मुक्का मारा। दफा हो जाओ। मुक्का दिखने में बहुत शांत और साधारण लग रहा था, लेकिन उसके अंदर छिपी शक्तियों ने उसे लगभग भ्रामक बना दिया था। बूम! मुक्का सीधे आदमखोर किंग कांग एप की छाया से जा टकराया। फिर एक धमाके के साथ आदमखोर किंग कांग एप की छाया एक पटाखे की तरह आग की लपटों में जलकर हवा में ही राख हो गई। बाघेंद्र की इतनी भयानक और खतरनाक शक्तियों को देखकर हर कोई दंग रह गया। पहले चरण का बदलाव? क्या यह काले बाघ की पहले चरण के बदलाव की शक्तियां हैं? यह बहुत डरावना है। एक आदमखोर डिमन बीस्ट को सिर्फ एक मुक्के में मार दिया। वास्तव में उसकी शक्तियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं? डिमंस की शक्तियां वास्तव में मनुष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा अलग और खतरनाक थी। बाघेंद्र की शक्तियों का अनुमान लगाना वास्तव में बहुत ज्यादा मुश्किल था। शक्तियों के बारे में उसकी समझ एक निश्चित स्तर को पार कर गई थी और उसने एक ऐसे स्तर में प्रवेश कर लिया था जहां वो किसी भी अधिक से अधिक शक्तिशाली चीज को उंगलियों से मसल सकता था। भले ही आदमखोर किंग कॉन्ग एप के पास भौतिक शरीर ना हो, फिर भी वो उसे सिर्फ एक घूंसे से मार सकता था। यही उसकी शक्तियां थी। तालिस्मानी कागज?
हम यह तो मेरा एक घूंसा भी बर्दाश्त नहीं कर सका। बाघेंद्र वापस अपने मानव रूप में लौट आया और एक हल्का कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे से धूल का एक बादल उड़ गया और उसका शरीर पहले ही गायब हो चुका था। अगले ही पल वो आर्यन के सामने दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियों ने उसके हाथ का कपड़ा फाड़ दिया, फिर नीचे एक मुक्का मारा। इससे पहले कि उसका मुक्का आर्यन से टकराता, वो जोर से चिल्लाया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति और दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा गए। बूम! जैसे ही दोनों के मुक्के आपस में टकराए, चारों तरफ खतरनाक शक्तियां फैल गई। फिर क्रैक की आवाज के साथ आर्यन के हाथ की हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। असहनीय दर्द की वजह से उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था और वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसे दर्द की परवाह नहीं थी और उसकी आंखें सीधे बाघेंद्र के सिर के ऊपर की ओर देख रही थीं। 109 इंच यह एक चमकीला लाल रंग का नंबर था, जो बाघेंद्र के सिर के ऊपर उसकी शक्तियों के नुकसान को दर्शा रहा था। यह बहुत कम है। इस हिसाब से उसे जान से मारना नामुमकिन होगा। शक्ति, मुझे और अधिक शक्ति चाहिए। आर्यन का दिल कस गया। सोलस्टम तकनीक और दाहिने हाथ की जादुई शक्ति के बावजूद वो उसे केवल 109 अंक का नुकसान पहुंचा पाया था। बाघेंद्र की सैकड़ों हजारों एचपी की तुलना में इसे गिनना भर भी बेवकूफी थी। आर्यन के लिए भले ही यह बहुत कम नुकसान हो, लेकिन बाघेंद्र के लिए यह बहुत अलग था, क्योंकि उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ था। आर्यन के मुक्के की इतनी घनी शक्तियों ने उसे हैरान करने के साथ साथ बेहद गुस्सा भी दिला दिया था। इसके तुरंत बाद एक उग्र बाघ की गर्जना के साथ बाघेंद्र का शरीर धुंधला पड़ गया और पलक झपकते ही आर्यन के पीछे दिखाई दिया। फिर आर्यन के सिर पर हमले करते हुए वो जोर से चिल्लाया, मर जा। आर्यन के शरीर पर तुरंत ड्रैगन आर्मर की रक्षा के साथ साथ किंग कांग शील्ड का बचाव भी सक्रिय हो गया था। बूम! लेकिन इससे आर्यन अपना बचाव करने में असमर्थ था और बाघेंद्र का मुक्का उससे टकरा गया। मुक्का सीधे उसके सिर में लगा और वो कम से कम 10 मीटर दूर जाकर गिरा। उसका सिर लगभग फटने की कगार पर था। हालांकि वो फटने से बच गया था, लेकिन उसके माथे से और आंखों में ताजा खून बह रहा था। अचानक उसकी एक जोड़ी आंखें खून से लाल हो गईं, जो अतुलनीय रूप से भयावह लग रही थीं। आर्यन जमीन पर पड़ा था और बाघेंद्र को बुरी तरह से देख रहा था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसने एक खतरनाक आवाज में कहा, जिसमें गुस्सा और बाघेंद्र की हत्या का इरादा साफ साफ झलक रहा था। बाघेंद्र थोड़ा हैरान था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसने अभी कितना शक्तिशाली हमला इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी आर्यन उसके हमले से नहीं मरा था। यह उसके लिए बहुत अविश्वसनीय था। आर्यन की धधकती लाल आंखों को देखकर उसका दिल कांप उठा और वो और भी निश्चित हो गया कि इस लड़के को मरना ही होगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। फिर वो हंसा, मुझे मार डालोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? यह बोलते हुए वो और जोर से हंसने लगा और कहा, तुम सिर्फ एक चींटी के समान हो, तुम्हें मारना मेरे लिए उतना ही आसान है जितना चुटकी बजाना। यह सुनकर आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम अभी मुझे आसानी से मार सकते हो। तुम्हारा शक्तियां मुझसे कई गुना अधिक है और तुम काफी शक्तिशाली हो, लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारी जान जरूर ले लूंगा। वास्तव में उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाया। चाहे वो सोलस्टम तकनीक हो, पहाड़ तोड़ मुक्का हो, ड्रैगन स्लेयर तकनीक हो, वो उसका कुछ नहीं कर सकता था। यह सभी केवल बस कुछ तकनीकें थे, जिनकी मदद से वो बाघेंद्र का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अगर उसे वास्तव में किसी चीज की जरूरत थी, वो यह थी कि जल्द से जल्द शक्तियों के स्तर बढ़ाना। अगर उसकी शक्तियों का स्तर बढ़ेगा तो तकनीकों का स्तर भी बढ़ेगा, फिर वो इन तकनीकों की मदद से और खतरनाक हमला कर सकता था। उसकी शक्तियां को स्तर अभी बस युद्ध आत्मा स्तर पर था और बाघेंद्र की शक्तियों का स्तर युद्ध बुर्जुग की चरम सीमा पर था। वो युद्ध सम्राट बनने से केवल आधा कदम दूर था। फिर वो कैसे उसका मुकाबला कर सकता था? बाघेंद्र ने आर्यन की हालत पर हंसते हुए कहा, इसका कुछ मतलब नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो? हाँ,
इसके तुरंत बाद उग्र बाघ कबीले के योद्धाओं ने एक स्वर में चिल्लाकर घेराबंदी को एक बड़े कदम से सिकोड़ दिया। उनके बीच से आर्यन के लिए भागना लगभग नामुमकिन था। आर्यन के मुंह का कोना वापस मुड़ा और वो बुरी तरह हंसा और कहा, बाघेंद्र बस तुम रुको, मैं जरूर यहाँ से बचकर निकल जाऊंगा। उसी समय वहां एक भेड़िए की तेज गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक सफेद आकृति बाहर निकली और सीधे आर्यन के पास उतरी। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? यह स्नो व्हाइट की आवाज थी, जिसने आर्यन से उसके विचारों के माध्यम से पूछा। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। जब बाघेंद्र ने स्नो व्हाइट को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, बस एक छोटा सा कमीना कुत्ता, क्या तुम इसकी मदद से भागने वाले हो? आर्यन हंसा, फिर उसने स्नो व्हाइट को देखा और उससे कहा, स्नो व्हाइट, उसने तुम्हें एक कमीना कुत्ता बोला? वो हूँ। स्नो व्हाइट को गुस्सा आ गया और बुरी तरह से गुर्राने लगा। आज तक किसी ने भी उससे ऐसी बात नहीं की थी और बाघेंद्र ने तो उसकी तुलना एक कुत्ते से की और उस पर भी एक कमीने कुत्ते से। यह उसके लिए एक बड़ा अपमान था। स्नो व्हाइट के गले से धीमी गर्जनाएं निकलती रहीं। वो गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर उसने आर्यन ने से कहा, मास्टर, मैं उसे मारना चाहता हूँ। आर्यन हंसा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो मेरा शिकार है, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। नहीं, मैं उसे काट कर मारना चाहता हूँ। स्नो व्हाइट ने मुस्कुराते हुए अपने 2 दांत दिखाए जो अभी अभी बड़े हुए थे। वो अभी भी बहुत छोटा था और वास्तव में एक प्यारे कुत्ते की तरह दिखता था। अगर ऐसा है तो ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, आर्यन ने कहा, जैसे वो किसी को मारने की नहीं बल्कि खाने की चीज का बंटवारा कर रहा हो। हाँ, ये ठीक है। स्नो व्हाइट ने सिर हिलाया और फिर अपनी गहरी आंखों से बाघेंद्र की ओर देखा। उसके शरीर की आभा बदलने लगी थी। स्नो व्हाइट एक डिवाइन बीस्ट था। दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक वुल्फ गॉड का वंशज था। अगर उसे गुस्सा आ गया तो यह धरती और आसमान नष्ट करने जैसा होगा। आर्यन ने बाघेंद्र की ओर देखा और हंसा। अब कुछ दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही मरने वाले हो। तुमने ऐसे किसी को गुस्सा दिलाया है जिसे तुम्हें नहीं दिलाना चाहिए था। हा हा हा। उसकी नजरों में बाघेंद्र पहले ही मर चुका था जब उसने स्नो व्हाइट को गुस्सा दिलाया था। हा हा हा। बाघेंद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाया और कहा, एक इंसान और एक कुत्ता और बर्ताव ऐसे कर रहे हैं, ना जाने कितने बड़े तुर्रम खान हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा और तुम लोगों को छोड़ दूंगा? हाँ, इंसानी बच्चे, यह बस तुम्हारी गलतफहमी है। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि स्नो व्हाइट के शरीर की आभा बदल रही थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आसपास के उग्रबाघ योद्धा और बाकी कबीलों के लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। जब एक कुत्ते की मौत आती है तो वो हर तरह के पैंतरे आजमाने की कोशिश करता है। वो और कुछ नहीं, बस खुद का मजाक बना रहा है। लड़के, तुम जल्द मरने वाले हो, इतना घमंडी मत बनो। हाँ। भीड़ को खुद का मजाक बनाते देख आर्यन नाखुश था और उसने नीची आवाज में पूछा, स्नो व्हाइट, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? स्नो व्हाइट अभी भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। आर्यन ने अपने दिल में सोचा, एक बड़ी चाल की तैयारी करने में समय लगता है, ठीक मेरी दाहिने हाथ की जादुई शक्ति की तरह। इसमें जितना अधिक समय लगेगा उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। मुझे स्नो व्हाइट के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। इसके बाद आर्यन ने एक नजर स्नो व्हाइट की तरफ देखने के बाद बाघेंद्र की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें बस अभी पता चल जाएगा कि मैं डरा हूं या नहीं। बाघेंद्र, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जल्द मारने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस थोड़ा सा इंतजार करो। बाघेंद्र ने तिरस्कार से कहा, इंसानी लड़के, यह मेरा डिमन इलाका है, मेरी डिमन की दुनिया है। भले ही तुम्हारा सिंह परिवार की सेना यहाँ क्यों ना आ जाए, फिर भी आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। पिछली बार तुम्हारे सिंह परिवार ने हमारी एविल डिमन संत को छीन लिया। इस बार भले ही तुम्हारे पास 9 जिंदगियां क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। आज यहाँ मेरे बेटे के साथ
साथ जंगली तेंदुआ कबीले के लोगों की भी लाशें बिछा दी जाएंगी। और उस तेंदुआ लड़की को भी कोई नहीं बचा सकता, उसे तो मैं जिंदा दफना दूंगा ताकि वो मेरे बेटे के मकबरे के सामने घुटनों के बल पड़ी रहे। हाँ हाँ हाँ। बाघेंद्र की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। जैसे ही उसकी हंसी फीकी पड़ी, उसने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया। यह देखकर आर्यन का दिल कस गया और उसने तुरंत पूछा, स्नो व्हाइट, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? स्नो व्हाइट अभी भी शक्तियों को बढ़ा रहा था और आर्यन के पास इतना समय नहीं था कि वो कोई कदम उठा सके। अचानक हवा का एक तेज झोंका उसकी ओर बढ़ा। आर्यन ने ज्यादा परवाह नहीं की, उसने स्नो व्हाइट को उठाया और चकमा दिया। भले ही आर्यन ने चकमा दे दिया था, लेकिन बाघेंद्र के हमले की शक्तियां उसके कंधे में घुस गई, जो इतनी शक्तिशाली थी कि आर्यन को अपना कंधा तक महसूस होना बंद हो गया था। फिर उसकी पीठ में तेज दर्द होने लगा और वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। आह! थू! गिरने के तुरंत बाद उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा, आर्यन ने अपने दिल में सोचा और अपना हाथ हिलाया। ड्रैगन स्लेयर बाहर आओ! पलक झपकते उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर दिखने लगा, जिसमें से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी। सिंह परिवार का सर्वोच्च हथियार? लगता है तुम सिंह परिवार के यंग मास्टर हो। 16 साल पहले भी सिंह परिवार का एक यंग मास्टर यहाँ आया था। तुम दोनों एक जैसे लगते हो, कहीं तुम उस कमीने आलोक के बेटे तो नहीं हो? यह ख्याल आते ही बाघेंद्र का माथा खराब हो गया। उस साल एविल डिमन संत भी तेंदुआ लड़की के समान थी। वो उससे शादी करने वाली थी। हालांकि आलोक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। शादी से पहले उसकी दुल्हन भाग गई थी और सिंह परिवार के सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उस समय बाघेंद्र ने अपने खून से कसम खाई कि वो इसका बदला लेकर रहेगा, सिंह परिवार को खत्म करने तक चुप नहीं बैठेगा। और आलोक से तो वो चुन चुन कर बदला लेना चाहता था। इतने सालों से वो बदला लेने के लिए एकांत में अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। आर्यन को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई और साथ ही आलोक के दिए गए गहरे जख्म भी ताजा हो गए। लेकिन इतने सालों के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा एक बार फिर सिंह परिवार से कोई था जिसके हाथों से उसके बेटे की मृत्यु हुई थी, और वो उसी इंसान का बेटा था जिसने उसको इतना दर्द दिया था। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं आलोक सिंह का बेटा हूँ। उस समय मेरे पिता ने मेरी माँ की वजह से तुम्हारी जान बख्श दी थी, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब तक जिंदा होते? यह सुनकर बाघेंद्र का गुस्सा फूट पड़ा और उसने तुरंत पहले चरण का बदलाव किया और आर्यन की ओर देखते हुए उसने गुस्से में गर्जना करना जारी रखा। उसको इतने गुस्से में देख आर्यन समझ गया कि उसने जो तीर अंधेरे में चलाया था वो निशाने पर सही जगह लगा था। उस समय वास्तव में वैसा ही हुआ था जैसा आर्यन ने कहा था। अगर उसकी माँ की दलीलें नहीं होती तो बाघेंद्र आलोक द्वारा मारा जा चुका होता। लेकिन सवाल यह था कि आर्यन को कैसे पता चला? यह बस उसका एक अनुमान था। उसने बस ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाया था और बाघेंद्र के गुस्से ने यह साबित कर दिया था। हाँ, मैंने सही अनुमान लगाया। बाघेंद्र, उस समय तुम मेरे पिता से हार गए थे और अब मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कब का आत्महत्या कर लेता। तुम्हें तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए और अपने बेटे के साथ ही मर जाना चाहिए था। उसके शब्द एक हिंसक प्रहार की तरह थे। बाघेंद्र का चेहरा लाल हो गया था और उसने मुंह से खून थूक दिया था। 1,20,000 इंच, 6 अंकों की क्षति का नुकसान उसके सिर के ऊपर तैर रहा था, जिसे देख आर्यन स्तब्ध रह गया। क्या? यहाँ तक कि मेरे बुरा भला कहने से भी नुकसान का प्रभाव पड़ता है? यह ख्याल आने के तुरंत बाद आर्यन ने जोर जोर से उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेकार, घटिया, तुच्छ, और तुम्हें तो कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए। उसने सभी तरह के गंदे और गुस्सा दिलाने वाले शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन इससे कोई और नुकसान नहीं हुआ। बाघेंद्र की आंखें काली और नजरें और तीखी हो गई थी। उसकी नजरों में हत्या का इरादा साफ साफ झलक रहा था और पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया था।
फिर उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम्हारा बाप एक कुत्ते की तरह छिपा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगा और फिर तुम्हारे उस बूढ़े बाप को मारूंगा, चाहे वो किसी भी बिल में क्यों ना छिपा हुआ हो। अचानक दूसरा चरण, वो चिल्लाया और अगले ही पल उसके शरीर की मांसपेशियां हिंसक रूप से बदल गईं। उसकी शक्तियां बेहद खतरनाक और भयावह बन चुकी थी और अभी तक जो उसे 1,20,000 HP का नुकसान हुआ था वो तुरंत भर गया। आर्यन घबराने लगा। उसने तुरंत स्नो व्हाइट की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? अब यह जिंदगी और मौत का सवाल था। आर्यन की सारी उम्मीदें स्नो व्हाइट पर टिकी हुई थी। उसी समय स्नो व्हाइट की आंखें तंग हो गई और उसके पूरे शरीर में अचानक शक्तियां आ गई। यह देखकर आर्यन उत्साहित हो गया। लगता है उसका काम खत्म हो गया और अब वो एक डिवाइन बीस्ट बनने वाला है। अभी वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी स्नो व्हाइट के पिछवाड़े से एक जोर की आवाज आई, ऊ। इसके तुरंत बाद स्नो व्हाइट के शरीर में जो डिवाइन बीस्ट की शक्तियां आई थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। क्या? इतनी देर तक इंतजार करने के बाद बस तुम्हारे पिछवाड़े से आवाज आई? मैं। आर्यन ने उसे मूर्खता से देखा। वो वास्तव में उसे 2 बार लात मारना चाहता था। शायद तू एक नकली डिवाइन बीस्ट है। उसी समय स्नो व्हाइट ने कहा, मास्टर चिंता मत करो, मैं अभी भी कर सकता हूँ। एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियां फिर से फूट पड़ी। इस बार आर्यन की उम्मीद फिर से जग गई। आखिर स्नो व्हाइट एक डिवाइन बीस्ट था। सिस्टम उससे झूठ थोड़ी बोलेगा। जल्दी 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 उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि बाघेंद्र ने पहले ही उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। आर्यन की शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी और उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो अब और बाघेंद्र के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। वो केवल स्नो व्हाइट पर भरोसा कर सकता था। हाँ, बाघेंद्र, घुटने टेकने की तैयारी करो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। आर्यन अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी बाघ योद्धा डरकर कुछ कदम पीछे हट गए। यह आर्यन की आवाज की वजह से नहीं, बल्कि स्नो व्हाइट के शरीर से निकलने वाली खतरनाक शक्तियों की वजह से था। हर कोई स्नो व्हाइट के शरीर से निकलने वाली डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि बाघेंद्र के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। डिमन कबीले के एक सदस्य के रूप में वो एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। उसने स्नो व्हाइट की देखा, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और उसके चेहरे का भाव बदलने लगा था। उसी समय स्नो व्हाइट ने ठंड से कहा, नरक में जाओ। तभी उसके पेट में गर्जना होने लगी। स्नो व्हाइट के शब्द सुनकर आर्यन बेहद उत्साहित हो गया और उसका चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि उसने कहा था कि नरक में जाओ। इसका मतलब किसी भी वक्त उसकी एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियां पूरी तरह से बाहर आ सकती थी। स्नो व्हाइट के पेट में तेज दर्द होने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगले ही पल उसके पिछवाड़े से गंदगी का ढेर निकला। आर्यन, बाघेंद्र, आसपास के बाघ योद्धा, बाकी सभी डिमन कबीलों के लोग यह देखकर अवाक रह गए। इसके बाद हाँ 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 हाँ, मैं हंसी से मर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने इसे पकड़ना शुरू कर दिया और अब मैं इसे पकड़ रहा हूँ। मैं वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, वो सभी इतनी जोर से हंस रहे थे कि वो अपने हथियार भी नहीं पकड़ पा रहे थे। क्रूर बाघ कबीले के योद्धा इतनी जोर से हंसे कि उन्होंने लगभग अपने हथियार गिरा दिए। उनमें से कई लोग तो इतनी जोर से हंसे कि वो जमीन पर गिर पड़े। यह बहुत अजीब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डिवाइन बीस्ट की शक्तियों के बहाने अपनी गंदगी निकालना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक कि बाघेंद्र भी रुक गया और अपनी हंसी नहीं रोक सका। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा। वो उसे देखता रहा और उसे देखता रहा। साथ ही उसने 100 बार सिस्टम की जांच की, लेकिन स्नो व्हाइट का परिचय अभी भी वही था, डिवाइन बीस्ट, डिवाइन बीस्ट, डिवाइन बीस्ट, डिवाइन बीस्ट। नहीं, वो एक डिवाइन बीस्ट नहीं हो सकता। वो बस एक नकली बीस्ट हैं। सिस्टम, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। मैं उसके बदले पॉइंट्स लेना चाहता हूँ।
मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। युद्धपेट ने अपने मालिक को पहचान लिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। युद्धपेट ने अपने मालिक को पहचान लिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। आर्यन वास्तव में मरना चाहता था। वो पहले कभी इतनी बुरी तरह से मरना नहीं चाहता था। उसके लिए एक बार स्नो व्हाइट पर भरोसा करना ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने दूसरी बार उस पर विश्वास किया। अगर स्नो व्हाइट एक इंसान होता या अगर वो एक दुष्ट बीस्ट होता तो वो वास्तव में उसे बुरी तरह से पीटता। स्नो व्हाइट ने आर्यन को मासूम नजर से देखा और उससे कहा, मैंने आज सुबह कुछ बुरा खाया था। मैं? आर्यन अवाक रह गया। रहने दो, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं चाहता और बात करना बंद करो। स्नो व्हाइट मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मैं अभी भी डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को जगा सकता हूँ। मैं? मत करो, मत करो, मत करो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। डिवाइन बीस्ट की शक्तियों के बारे में बात मत करो। मैं तुम्हारी शक्तियों को देखने के बजाय बाघेंद्र द्वारा मर जाना पसंद करूंगा। आर्यन को अब स्नो व्हाइट के शब्दों पर विश्वास नहीं था। डिवाइन बीस्ट की शक्तियाँ? क्या वास्तव में पीछे से हवा छोड़ना और मल बाहर निकालना डिवाइन बीस्ट की शक्तियाँ थी? नहीं, बल्कि वो उसे मरवाना चाहता था। इसके अलावा मरवाने से पहले उसने डिमन इलाके में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मरने के बाद भी लोग उसका मजाक बनाएंगे। स्नो व्हाइट ने उत्सुकता से कहा, मास्टर, मैं वास्तव में कर सकता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे वास्तव में विश्वास है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। स्नो व्हाइट, तुम्हारा भविष्य अभी भी शानदार है। कम से कम मूर्ख होने के मामले में तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। अगर तुम जीना चाहते हो तो भाग जाओ। आर्यन के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वो अपनी वर्तमान स्थिति में बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो तब तक कोशिश कर सकता था जब तक कि स्नो व्हाइट बचकर भाग ना जाए। हफ! उसकी आंखें डबडबा गईं। फिर उसने मजबूती से ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा और बाघेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। वो अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानना चाहता था। बाघेंद्र ठंड से हंसा और कहा, बहुत कमजोर। ड्रैगन स्लेयर तुम्हारे हाथों में रहने के लायक नहीं है। आर्यन के हमले का सामना करते हुए उसने आसानी से इसे चकमा दे दिया। फिर अपने दाहिने हाथ की एक चाल से उसने अपनी हथेली आर्यन के पेट पर मारी। बूम! आर्यन का शरीर दूर उड़ गया और जमीन पर बुरी तरह से गिरा। आह थू डॉट आह थू। मुंह से कुछ खून थूकने के बाद उसने स्नो व्हाइट की ओर देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, और कहा, तुम अभी क्यों नहीं जा रहे हो? जल्दी से जाओ। आर्यन ने स्नो व्हाइट की मां से उसकी अच्छी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन वो अभी अपनी देखभाल भी नहीं कर सकता था, तो वो स्नो व्हाइट की देखभाल कैसे कर सकता था? स्नो व्हाइट ने अचानक मुड़कर बाघेंद्र की ओर देखा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो एक क्रूर बाघ की तरह नजर आ रहा था। मास्टर, मैं अपनी आखिरी कोशिश करने जा रहा हूँ, उसने आर्यन से कहा। नोट रीडर्स, ध्यान दें कि आर्यन और स्नो व्हाइट के बीच होने वाली सभी बातें उनके विचारों के माध्यम से होती है। जब एक बीस्ट पेट सिस्टम द्वारा पालतू बन जाता है तो आर्यन उसके साथ विचारों के माध्यम से बात कर सकता है, जिन्हें उनके अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। आर्यन जल्दी से अपनी जगह से हिला। उसे वास्तव में डर था कि स्नो व्हाइट फिर से अपने पिछवाड़े से कुछ गंदगी ना निकाल दे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो वास्तव में और नहीं देखना चाहता था और कहा, नहीं, भाग जाओ। अचानक वहां जोर जोर से बिजली की तरह गड़गड़ाहटें होने लगीं। आसपास गर्म शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। आसमान में बादल छाने लगे और हवाएं तेज चलने लगीं। धरती जोर जोर से हिल रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। स्नो व्हाइट की आंखें बेहद बर्बर हो गईं। वो फिर से गर्जना करने लगा और चिल्लाने लगा, नन्हे बच्चों, मार डालो। बूम! तभी पहाड़ के आकार का एक फायर वुल्फ बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जल रहा था, जैसे कि वो आग में जल रहा हो। वो स्नो व्हाइट के सामने थोड़ा झुक गया, फिर बाघेंद्र की ओर बढ़ गया। इसके अलावा एक के बाद एक फायर वुल्फ क्रूर बाघ कबीले में घुस गए। एक पहरेदार ने घबराते हुए बाघेंद्र को बताया, प्रमुख, हमारा पूरा कबीला डिमन बीस्ट से भर चुका है। वो सभी फायर वुल्फ हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है।
बाघेंद्र ने फ्लेम वुल्फ को एक घूंसे के साथ दूर उड़ा दिया। तभी उसकी ओर एक और फ्लेम वुल्फ बढ़ा। इसके अलावा पूरे कबीले में फायर वुल्फ ही फायर वुल्फ हो गए थे। इन फायर वुल्फ का स्तर कम नहीं था, यहाँ तक कि कुछ तो लेवल 5 के फायर वुल्फ भी थे। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, उसने एक गहरी सांस ली। क्या यह तुम्हारी डिवाइन बीस्ट की शक्तियां थी? स्नो व्हाइट ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। हाँ। आर्यन ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। तुमने इन्हें पहले क्यों नहीं छोड़ा? वो उसकी बेवकूफी पर मुस्कुरा भी नहीं सकता था। अगर उसे पहले पता होता कि वो इन्हें अपनी असली डिवाइन बीस्ट की शक्तियां समझ रहा था, तो वो उसे पहले ही यह करने को कह देता और उन्हें मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब आर्यन ने स्नो व्हाइट के सिर पर थप्पड़, तुरंत एक लेवल 5 का फायर वुल्फ उसकी ओर मुड़ गया, जो उसे देख गुर्रा रहा था। उसकी दो क्रूर आंखें आर्यन की ओर देख रही थीं, जैसे कि कह रही हों, अगर तुम उसे फिर से छूने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। यह देखकर कि फायर वुल्फ आर्यन की ओर इतना उग्र था, स्नो व्हाइट ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, वो मेरा मास्टर है, अगर तुमने फिर से उसका अनादर करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हु फायर वुल्फ तुरंत एक पिल्ले में बदल गया। उसने धीरे से स्नो व्हाइट के शरीर पर अपना सिर रगड़ा और उसकी आंखें प्यार से भर गई थीं। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा, फिर उस फायर वुल्फ को देखा जो स्नो व्हाइट के शरीर पर सिर रगड़ रहा था। वो फायर वुल्फ एक मादा थी। जिसे देखते हुए वो बड़बड़ाया, मैं भी तो सोचूं, ये इतने सारे उच्च स्तर के फायर वुल्फ को कैसे बुला सकता है? वो सभी इसके प्यार में पागल है। स्नो व्हाइट अभी भी एक युवा डिवाइन बीस्ट था। उसकी क्षमता केवल लेवल 1 फायर वुल्फों को बुला सकती थी। हालांकि इन फायर वुल्फ्स में से सबसे निचला स्तर कम से कम स्तर 3 था और मादा वुल्फ लेवल 5 के वुल्फ किंग के शिखर पर थी। स्नो व्हाइट ने मुड़कर मादा वुल्फ की ओर देखा और चिल्लाया, तुम मेरे मास्टर के लिए रास्ता क्यों नहीं बना रही हो? वो लेवल 5 की मादा वुल्फ तुरंत गर्जना करने लगी। वो उन सभी फायर वुल्फों की मुखिया थी। मादा वुल्फ के दूर चले जाने के बाद स्नो व्हाइट ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया। महिलाएं एक बुरी बला हैं। एक पल में मादा वुल्फ किंग के आदेश के तहत फायर वुल्फ और भी उग्र हो गए। आधे मिनट से भी कम समय में उन्होंने एक सीधा रास्ता खोल दिया जो कबीले से बाहर जाता था। यह दृश्य बहुत खूबसूरत था। आर्यन ने कड़वाहट से फायर वुल्फों के बीच फंसे बाघेंद्र की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बाघेंद्र, मेरा इंतजार करना, मैं फिर से वापस आऊंगा। आर्यन चाहता तो क्रूर बाघ कबीले से तुरंत बचकर निकल जाता, लेकिन इसके बजाय वो आराम से पूरे क्रूर बाघ कबीले में टहल रहा था। उसके पीछे फायर वुल्फों की भीड़ थी और वो एक सेना के नेता की तरह शांत और शांति से चहलकदमी कर रहा था। क्रूर बाघ कबीले के सभी योद्धाओं को वुल्फों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। आर्यन जहां भी जाता वहां वुल्फों की गर्जना होती, जैसे कि वो उसे अपना सम्मान दे रहे हों। यह कितना सुखद था, यह कितना अद्भुत था। उस समय जब उसके पिताजी यहाँ आए थे तो वो भी बुरी हालत में भाग निकले थे। क्रूर बाघ कबीले से इतनी शांति और आराम से बाहर निकलने वाला वो इतिहास का पहला ऐसा इंसान था। बाघेंद्र को गुस्सा आ गया। आर्यन को आराम से कबीले से बाहर निकलते हुए देखकर उसका दिल में गुस्सा उबलता रहा, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। उसके सामने 3-5 लेवल के फायर वुल्फों ने उसका रास्ता रोका हुआ था। थोड़ी देर बाद आर्यन क्रूर बाघ कबीले के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। कबीले के द्वार के ऊपर उग्र बाघ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। स्नो व्हाइट, चलो पीछे हटें। आर्यन का आदेश मिलते ही स्नो व्हाइट ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मास्टर। इतना बोलने के बाद वो एक वुल्फ की तेज आवाज में चिल्लाया। इसके तुरंत बाद आर्यन के पास एक फायर वुल्फ आया, जिसके ऊपर वो सवार हो गया और पलक झपकते ही सभी फायर वुल्फों का झुंड जंगल में भाग गया, जो आधे मिनट में गायब भी हो गया। क्रूर बाघ कबीला। बाघेंद्र के पूरे बाल उलझे हुए थे, उसके भाव थोड़े दुखी थे और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। फिर वो वेदी के ऊपर चढ़ा और तेज आवाज में चिल्लाया, तुम सभी ने देखा ना कि अभी क्या हुआ? मनुष्य हमें इतना धमका रहे हैं कि वो अब हमारे घरों में भी घुसने लगे हैं।
तो आप लोग ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उसकी आवाज ने आसमान को हिला दिया और हर एक डिमन के दिलों में गूंज गई। आर्यन की उपस्थिति की वजह से वो बेहद निराश थे। 16 साल पहले जो हुआ था वो फिर से हुआ, और अगर एक बार उनका अपमान करना काफी नहीं था तो वो इसे दूसरी बार करेंगे। यहाँ तक कि दोनों बार ही उनका अपमान एक बाप बेटे की जोड़ी ने किया था। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। 10,000 लोग एक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी शक्तियां बाहर निकलकर आसमान तक पहुंचने लगी थी। बाघेंद्र ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और वहां पर मौजूद सभी डिमन अचानक शांत हो गए। वो सभी उसे देख रहे थे। बाघेंद्र ने गंभीरता से कहा, अब समय आ गया है कि हम डिमन्स उन इंसानों को अपनी शक्तियों का एहसास कराएं। सभी डिमन योद्धा 3 दिनों के भीतर इकट्ठा हो जाओ। हमारा लक्ष्य सिंह परिवार की सेना होगी। इस बार मैं सिंह परिवार की सेना का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। हाँ, मार डालो, मार डालो। आर्यन की वजह से पहले ही उनका गुस्सा चरम पर था और अब बाघेंद्र के भड़काव बयान की वजह से उनके दिलों में गुस्सा फूट पड़ा था और वो अंदर ही अंदर बदले की भावना से जल रहे थे। सभी डिमंस बाघेंद्र का साथ देने के लिए तैयार थे और उसके साथ खड़े थे। हजारों सालों से वो सिंह परिवार की सेना की वजह से इन बंजर जंगलों और बंजर पहाड़ों में छुपे हुए थे। इतने लंबे समय ने उनके दिलों में गुस्सा भर दिया था। इस बार वो उनको मारना चाहते थे, जब तक कि आसमान में अंधेरा ना छा जाए और धरती पर खून की नदियां ना बह जाएं। इसके बाद पूरी फ्लेम वैली के डिमंस ने युद्ध की उग्र तैयारियां शुरू कर दी और 1 लाख डिमन योद्धा जल्दी से इकट्ठा हो गए। इस मामले के संबंध में अंधेर घाटी में तैनात 50,000 सिंह परिवार के सैनिक इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। सभी डिमन इतने वर्षों से चुप थे और सिंह परिवार ने भी अपनी सतर्कता में ढील दी थी। किसने सोचा होगा कि फ्लेम वैली के सभी डिमन मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे और हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उन दिनों बाघेंद्र बेकार नहीं बैठा था। इसके बजाय उसने एलीट बाघ योद्धाओं को ट्रेनिंग दी थी और जंगल में जांच करने के गए थे। 3 दिनों के भीतर वो किसी भी हाल में आर्यन को मारना चाहता था। वो उसका सिर डिमंस के झंडे पर लटकाएगा और युद्ध का आगाज करने से पहले सिंह परिवार की सेना को उनका खून दिखाएगा। आर्यन, मैं 3 दिनों में तुम्हें ढूंढकर एक कुत्ते की मौत मार दूंगा। मार दो, मार दो, मार दो। बाघेंद्र 2 मीटर लंबे काले बाघ में बदल गया और जंगल की गहराइयों में घुस गया। उसके पीछे क्रूर बाघ कबीले के 8 बाघ योद्धा भी बाघों में बदल गए और बारीकी से उसका पीछा किया। दूसरी तरफ आर्यन क्रूर बाघ कबीले से भागने के बाद जल्दी से जंगल में गायब हो गया था। कुछ घंटों बाद वो और फायर वुल्फों का झुंड एक जगह रुक गया। आर्यन ने मादा वुल्फ की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं यहाँ एक भी फायर वुल्फ को नहीं मारूंगा। मादा वुल्फ ने आर्यन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और स्नो व्हाइट को प्यार से देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। स्नो व्हाइट ने तुरंत कहा, जल्दी करो और चले जाओ, तुम्हारे कुल के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वूहू वूहू वूहू, मादा वुल्फ कई बार गुर्राई। स्नो व्हाइट ने कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मैं अपनी अच्छी देखभाल करूंगा। मेरा मास्टर बहुत शक्तिशाली है, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अय्या, तुम बातों को इतना क्यों घुमा रही हो? यह वैसा नहीं है जब हम पहली बार मिले थे। उस समय तुम कितने अच्छे व्यवहार वाली, कितनी विनम्र, कितनी आज्ञाकारी थी। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, स्नो व्हाइट ने उग्रता से कहा। मादा वुल्फ ने तुरंत एक कोमल रूप दिखाया। स्नो व्हाइट ने कहा, जल्दी करो और जाओ, मैं तुम्हें याद करूंगा। मादा वुल्फ ने स्नो व्हाइट की ओर देखा। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं और उनमें आंसू भी थे। हर 3 कदम पर वो पीछे पलटती और हर 5 कदम पर वो घूमती। लेकिन स्नो व्हाइट एक ठंडे भाव के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। अंत में मादा वुल्फ सभी वुल्फों पर चिल्लाई और जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। वो हूँ। उसके बाद सभी वुल्फों का झुंड एकजुट होकर स्नो व्हाइट के सामने झुका और अगले ही पल वो भी अपनी रानी के पीछे जंगल में कहीं गायब हो गए। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा और कहा,
स्नो व्हाइट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास यह कौशल भी होगा। तुम लड़कियों को बहलाने में माहिर हो। स्नो व्हाइट ने शालीनता से कहा। यह सही है, मैं कौन हूँ? मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ। मैं अपने रुतबे के हिसाब से किसी को भी चाहे चुन सकता हूँ। अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर स्नो व्हाइट ने एक सांस ली और आगे बोलना जारी रखा। असल में लड़कियां बहुत सरल होती हैं। बस उनके कपड़े उतार दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी भावना को विकसित करने के लिए इतना समय कैसे हो सकता है? भावनाओं को विकसित करना समय की पूरी तरह से बर्बादी है। मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन लड़कियों को बहलाने के लिए आपके स्तर के साथ हमारे वुल्फ कबीले में आप बस एक मानसिक रूप से मंद बुद्धि की तरह हैं। मास्टर, आप क्या खोज रहे हैं? अरे 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 डॉन, आपने उस चीज को क्यों पकड़ा है? नहीं मास्टर, ये मेरे मर्द होने की पहचान है। आर्यन ने स्नो व्हाइट को पलट दिया और उसके सफेद फरों के बीच से एक उंगली जैसी चीज को पकड़कर हिला दिया। तुम अभी तक पूरी तरह से अंडे में से भी बाहर नहीं निकले और मुझे लड़कियों के बारे में ज्ञान पेल रहे हो। तुम सिर्फ एक छोटे लड़के हो, फिर भी तुम लड़कियों को बहलाने की बातें कर रहे हो। तुम बस उन वुल्फों को ही बेवकूफ बना सकते हो। तुम्हें अभी बड़े होने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझे लड़कियों को बहलाने के बारे में ज्ञान देने चाहिए और ऊपर से घमंड। बैंग बैंग। आर्यन ने अपनी बात भी पूरी नहीं की और स्नो व्हाइट की उंगली जैसी चीज को थोड़ा दबा दिया। क्या तुम अभी भी घमंड दिखाने की कोशिश करोगे? स्नो व्हाइट दर्द से चिल्लाया और दया की भीख मांगी। नहीं नहीं मास्टर, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आर्यन ने बार बार कहा। क्या तुम अभी भी मेरे साथ खेलने की हिम्मत करोगे? मास्टर, मैं आपके साथ कब खेला? मैंने कुछ नहीं किया, स्नो व्हाइट ने मासूमियत से कहा। आर्यन की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, तुम वहां अपनी शक्तियों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? और तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी इज्जत खो दी। मैंने सच में ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं सच में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और उसकी वजह से मुझे लगभग आंतरिक चोटें भी आई। स्नो व्हाइट वास्तव में अपनी डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को बाहर निकालना चाहता था। वो इतने लंबे समय से पेट सिस्टम में आराम से सो रहा था, लेकिन यह उसके लिए कल्टीवेशन थी। वो कल्टीवेट कर रहा था बिना रुके और बिना खाए पिए। एक समय ऐसा भी आया जब वो लगभग अपनी शक्तियों और हमलों को समझने लगा था, लेकिन वो हमेशा इसे भूल जाता। इस बार उसने ऐसा 2 बार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। उसने आर्यन को लगभग मरवा ही दिया था और खुद का मजाक बनवा दिया। आर्यन ने स्नो व्हाइट की मासूम आंखों को देखा और कहा, सचमुच? मैं कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। स्नो व्हाइट ने दृढ़ता से कहा। मैं आखिरी बार तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। यह बोलने के बाद उसने स्नो व्हाइट को छोड़ दिया। आर्यन की पकड़ से छूटने के बाद स्नो व्हाइट को जैसे स्वर्ग मिल गया और उसने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता कि यह टूटा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं भविष्य में लड़कियों को बहलाने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। आर्यन उसको घूरने लगा। मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाघेंद्र इस मामले को शांत नहीं होने देगा। मुझे पहले तेंदुआ लड़की को ढूंढना होगा। तेंदुए की खाल में एक जंगली औरत। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मास्टर, मैं गलत था। मेरे छोटे भाई पर अत्याचार करना बंद करो। मैं अब भाभी जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुमने फिर से अश्लील होने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को काट दूंगा। स्नो व्हाइट ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और आर्यन के पेट सिस्टम में जाने के बाद कहा, मुझे लगता है कि मुझे सोने जाना चाहिए। तुम मनुष्य बहुत दुष्ट हो। इससे अच्छा मुझे अपनी शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए कि मैं उनका इस्तेमाल कैसे करूं। मैं अभी तक बस लेवल 1 के वुल्फों को बुलाने में सक्षम हूं। मुझे और ज्यादा शक्तियों की जरूरत है। इतनी काफी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? वास्तव में मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिनकी मदद से मैं जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। स्नो व्हाइट आर्यन की स्पेस रिंग के अंदर की चीजों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया
उसकी आंखें चमक रही थीं। बाघेंद्र निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देगा और वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसे जरूर खोजेगा। हालांकि वीरान पर्वत के सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में आर्यन को खोजने की कोशिश करना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। आर्यन को अपने बारे में नहीं बल्कि तेंदुआ लड़की की चिंता थी। बाघेंद्र निश्चित रूप से उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, भले ही वो उसे कुछ समय के लिए नहीं ढूंढ पाए, फिर भी वो जंगली तेंदुआ कबीले की ओर जाएगा जहां तेंदुआ लड़की रहती थी। मुझे जल्दी करनी होगी। तेंदुआ लड़की जरूर अपने कबीले के लोगों को निकालने के लिए जंगली तेंदुआ कबीले वापस जाएगी, यह सोचते हुए आर्यन का दिल कस गया। फिर उसने एक ही पिल निगल ली क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी घाव मौजूद थे और तुरंत ईगल पहाड़ी की ओर भागा। लगभग 1 घंटे बाद आर्यन फायर ईगल पहाड़ी पर पहुंचा और फायर ईगल गुफा में चला गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि फायर ईगल वापस आई थी या नहीं। फायर ईगल के बच्चे अभी भी अजगर का मांस खा रहे थे। जब उन्होंने आर्यन को देखा तो वो तुरंत खुश हो गए और एक चिड़िया की तरह बिना रुके चहचहाते हुए उसे घेर लिया। तुम्हारी माँ कहाँ है? आर्यन ने पूछा। काव काव का। वो सभी पक्षियों की भाषा में चिल्लाने लगे जो पूरी तरह से समझ से बाहर था। आर्यन ने फिर से पूछा, क्या तुम लोगों ने एक लड़की को देखा जिसने तेंदुए के कपड़े पहने थे और कुछ हद तक जंगली लगती थी? स्नो व्हाइट ने चबाना बंद कर दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आप कहते हैं कि मैं अश्लील हूं? क्या हम एक जैसे नहीं हैं? आपने भी एक लड़की के बस कपड़ों को ध्यान में रखा। गुआ गुआ गुआ। फायर ईगल के बच्चे फिर से चिल्लाने लगे और इस बार उनकी आवाज और भी तीव्र थी। आर्यन की खोपड़ी सुन्न हो गई और वो चिल्लाया, स्नो व्हाइट, क्या तुम इनसे बात कर सकते हो? स्नो व्हाइट ने चबाते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि उस तेंदुए जैसे कपड़े पहनी लड़की ने यहाँ से छलांग लगा दी और वो लगभग नीचे गिरकर मरने ही वाली थी कि माँ ने उसे बचा लिया, लेकिन वो एक पागल की तरह बार बार कूदती रही। अंत में माँ ने उस लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और उसको पूर्व की ओर लेकर उड़ गई। पूर्व। आर्यन का दिल बैठ गया। पूर्व दिशा में तो फ्लेम वैली जंगली तेंदुआ कबीला है। आर्यन ने जैसी उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। अब उसका दिल बैठा जा रहा था। मुझे अब बहुत देर हो चुकी है, उसने खुद से कहा। अचानक उसने देखा कि स्नो व्हाइट बातें करते हुए कुछ चबा रहा था और पूछने से खुद को रोक नहीं सका, स्नो व्हाइट, तुम क्या खा रहे हो? स्नो व्हाइट ने तुरंत एक नादान चेहरे के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं खाया मास्टर। कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? जल्दी करो, हमें तेंदुआ लड़की के पास चलना चाहिए। मुझे चिंता है कि वो पहले ही उस जंगली तेंदुए कबीले तक पहुंच चुकी होगी जिसका आपने जिक्र किया था। आर्यन की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि स्नो व्हाइट अभी क्या खा रहा था। वो जल्दी से चट्टान पर चढ़ गया और पूर्व की ओर भागने लगा। युद्ध पेट स्पेस। स्नो व्हाइट घबरा गया था। उसके पिछवाड़े के नीचे 3 आत्मा पत्थर रखे थे, कुल 5 थे और उसने उनमें से 2 को खा लिया था। पता नहीं क्या होगा जब मास्टर को यह पता चलेगा। कहीं वो मेरा छोटा भाई तो नहीं काट देंगे। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता। हालांकि मैं अब अपने आसमानी फर हमले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आर्यन ने अपनी गति को हद से ज्यादा बढ़ा दिया और बिना रुके भागता रहा। फायर ईगल, तुम्हें उसे रोकना होगा, तुम्हें करना होगा। रास्ते में आर्यन ने एक हीरकुंडी पिल निगल ली और तुरंत उसकी शक्तियां वापस भर गई। उच्च श्रेणी की हील पिल लेने के बाद अब उसके ज्यादातर घाव भर चुके थे। उसकी ट्रयू एनर्जी वापस भर चुकी थी। वो और भी तेजी से दौड़ने लगा। दूसरी तरफ जंगली तेंदुआ कबीले में 8 बाघ योद्धा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते और किसी न किसी को मार देते। बोलो, वो छोटी जंगली तेंदुआ कहाँ है? तुम नहीं बोलोगे है ना? क्रैक, बोलो, क्या छोटी जंगली तेंदुआ लड़की वापस आई या नहीं? तुम अभी भी नहीं बोलना चाहते? क्रैक, बस एक सवाल। अगर वो जवाब नहीं देते तो उनका सिर जमीन पर गिर जाता। पूरा जंगली तेंदुआ कबीला लाशों से भरा हुआ था। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी बेरहमी से मार दिया गया था। चारों तरफ खून नदी की तरह बह रहा था।
शवों का पहाड़ की तरह ढेर लग गया था और खून की गंध हवा में भर गई थी। जंगल में तेंदुआ लड़की जल्दी जल्दी से भाग रही थी और अपने कबीले की ओर बढ़ रही थी। कबीले की ओर से आ रही चीखों को सुनकर उसका दिल अतुलनीय रूप से भारी महसूस कर रहा था। उसके आंसू बिना रुके बहने लगे थे। वो उग्र बाघ कबीले के तरीकों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। अगर वो उसे नहीं पकड़ पाए तो वो वास्तव में जंगली तेंदुए कबीले के सभी लोगों को मार डालेंगे। पिताजी मर चुके हैं और बुजुर्ग और चाचा जी भी मर चुके हैं। मैं अब अपनी वजह से किसी और को नहीं मरने देना चाहती। तेंदुआ लड़की खुद को दोषी महसूस करने लगी थी। उसका मानना था कि अगर किसी को मरना चाहिए तो वो वही होनी चाहिए। उसकी गति बढ़ती जा रही थी और उसके सिर के ऊपर एक फायर ईगल चक्कर लगा रहा था। चलो जल्दी करो और चली जाओ, मैं मरने जा रही हूं। अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो तुम भी मारी जाओगी। तेंदुआ लड़की ने आकाश में फायर ईगल को देखा और चिंता से कई बार चिल्लाई। उसने अपने मन में सोचा, आर्यन भाई क्या तुम ठीक हो? घने जंगल की वजह से फायर ईगल बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकती थी, इसलिए वो केवल चारों ओर चक्कर लगा सकती थी और उसका पीछा कर सकती थी। साथ ही साथ वो आर्यन को बार बार विचार भेज रही थी। जंगली तेंदुआ कबीला। एक उग्र बाघ योद्धा अपनी चौड़ी तलवार पकड़े जिससे अभी भी खून टपक रहा था, बाघेंद्र के पास आया और कहा, प्रमुख कोई नहीं जानता कि वो जंगली तेंदुआ लड़की कहाँ है, शायद वो अभी तक वापस नहीं आई है। बाघेंद्र की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, चाहे वो वापस आई हो या नहीं, जंगली तेंदुआ कबीले में सबको मरना होगा। जाओ उन सभी को मार दो। ठीक है प्रमुख। इसके बाद 8 एलिट बाघ योद्धाओं ने नरसंहार शुरू कर दिया। पहले वो सिर्फ एक एक करके मार रहे थे, लेकिन अब वो अंधाधुंध पागलों की तरह मार रहे थे। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए एक एक करके। यह ऐसा था जैसे वो मूली और पत्ता गोभी काट रहे हों। उन्होंने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई, जैसे कि वो क्रूर राक्षस हों। तभी एक योद्धा अचानक बाघेंद्र के पास भागाते हुए और कहा, प्रमुख वो फायर ईगल। बाघेंद्र ने अपना सिर उठाया और देखा, वो पास में है, उसे मार डालो, उसकी सभी नस्लों को मिटा दो। मुझे नहीं लगता वो इस जंगल ज्यादा दूर तक उड़ पाएगा। ठीक है प्रमुख। बाघेंद्र ठंड से हंसा और कहा, छोटी जंगली तेंदुआ बाहर आओ। क्या तुम अपनी वजह से अपने लोगों को मरते हुए देखना चाहती हो? हा हा हा। जंगल में तेंदुआ लड़की ने पत्तियों को एक तरफ धकेल दिया और अपने कबीले को देखा। वो बुरी तरह से स्तब्ध रह गई और उसके मुंह से एक सदमे भरी आवाज में आ निकला। वो बस बाहर निकलने ही वाली की तभी आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया। मत जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है, वो सब मर चुके हैं। तेंदुआ लड़की घबरा गई। उसके शरीर से एक बेनतहा शक्ति निकली। इस शक्ति का आर्यन पर बहुत प्रभाव पड़ा। यह बाघेंद्र के शरीर से निकलने वाली शक्तियों से भी कई गुना खतरनाक थी। आर्यन अपने दिल में बेहद हैरान था, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं और कसकर गले से लगा लिया। अगर तेंदुआ लड़की बाहर निकली तो वो तुरंत मारी जाएगी। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।